हेलो एवरीवन। आवाज़ आ रही है? आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम टाइम्स में। और आज की क्लास जैसा कि आपने देख रखा होगा, स्क्रीन पर आपके सामने में है, विंड्स का टॉपिक आज हम लोग फिनिश करेंगे। ओके, विंड्स के टॉपिक को आज हम लोग फिनिश करेंगे और नेक्स्ट जो होगा वो साइक्लोन। ये क्लास अभी जस्ट क्लास जैसे ही फिनिश होगी यूट्यूब चैनल से हटा ली जाएगी। और विंड्स और साइक्लोन मेरे पहले कराने का कारण है कि जो मेरी लास्ट क्लासेस है जो चल रही थी पहले वीओडी में, उसमें कुछ क्लासेज अवेलेबल नहीं हो पाई, वो शायद किसी और सिस्टम पे रहा होगा, तो इसलिए पहले उस बैच को मतलब जो एक दो क्लासेज रह गए उसको फिनिश करवा देता हूँ मैं। सो आप देखेंगे कि आज हम लोग विंड्स का टॉपिक कंप्लीट, पूरा विंड्स पढ़ाऊंगा। आप अगर कोई भी एग्जाम हो, उम्मीद है कि आप क्वेश्चन बना पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक इमेज जो आ रहा है इसको मैं थोड़ा सा ये कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा है थोड़ा। सो आइए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज मैं 9:30 इसलिए लगाया कि कई बार मैं लेट हो जाता था, तो आज लेट नहीं होगा, रेगुलर टाइम पे ही आज हूँ। आई सो हेडिंग इज विंड्स, पवन, हवा, जो भी आप इसे कहना चाहें। क्या होता है पवन, हवा? क्या ये वायु है? क्या इस रूम में हवा है? क्या ये पंखे एसी से हवा चलती है या वायु आती है? सबसे पहले इतने बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक। जैसे आप बिहार आएंगे तो बिहार में जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हवा बहती है, कोई बोलेगा हवा बहता है, हम लोग बिहार में बोलते हैं हवा बहे है। बहता बहती का कंसेप्ट ही गायब है वहाँ से। हम लोग बहुत प्यार वाले इंसान हैं, बिहार के लोग जो होते हैं पूर्णतः प्यार और समर्पण सहयोग में विश्वास रखते हैं, ठीक। इसलिए पूरे विश्व में जाने भी जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह एक क्षेत्र है और इसमें वायु है, बट यहाँ पर कोई भी मूवमेंट्स ऑफ एयर नहीं है, इट्स स्टिल। आप जिस भी रूम में, पीजी हो, घर हो, कहीं भी आप हो, दफ्तर में बैठे हो, कहीं बाहर बैठे हो, पार्क में बैठ के बच्चे पढ़ लेते हैं, सो यहाँ पर अभी हवा नहीं चल रही है। बट कुछ ऐसा हो जाए, लिखिए कि एक ये स्थान जो है यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाए और ये जो स्थान है रिलेटिवली इसकी तुलना में यहाँ पर टेम्परेचर कम हो जाए, तो आप देखिए कैसे स्थितियां, हवा कैसे चलती है। तो टेम्परेचर सबसे पहले हम लोग दिखाया कि एक स्थान में से टेम्परेचर बढ़ गया और टेम्परेचर घट गया। ये हो सकता है बादल लग जाए, बारिश हो जाए, किसी स्थान पर ज़्यादा समय तक सूरज की किरणें पहुंच रही हों, तापमान बढ़ जाएगा, धरातल गर्म हो जाएगी। और जब भी कोई धरातल या वस्तु गर्म हो जाती है, मान लीजिए कि ये धरातल क्या हो गई, गर्म हो गई, नाउ द सरफेस इज हीटेड, ठीक है, सरफेस हीटेड हो गई। और हम लोग देखते हैं कि जब भी कोई इस सरफेस गर्म हुई तो सरफेस से लगी हुई वायु भी गर्म हो जाएगी। लेटर ऑन वी विल लर्न इट थ्रू द हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस ऑफ एटमॉस्फेयर, इन विच वी विल लर्न द रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन। नाम सुने ही होंगे, विकिरण, संवहन, संचालन या फिर चालन और अभिवहन की प्रक्रिया। ये चारों प्रक्रियाओं के द्वारा जो पृथ्वी के वायुमंडल की निचली परत होती है उसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती है। यहां पर प्रक्रिया है कंडक्शन। देखिए, कंडक्शन की प्रक्रिया है, इसको हम लोग संचालन या चालन भी लिख सकते हैं। धरातल गर्म, धरातल से लगी हुई वायु भी गर्म, ठीक। और एक बार जब वायु गर्म हो जाए, वार्म एयर हो जाए, इट विल अपलिफ्ट्स, गर्म वस्तु फैलती है। अब ये ऊपर की ओर उठ गए, ध्यान दीजिएगा, गर्म वस्तु फैलती है और ये ऊपर की ओर इस प्रकार से उठ गई। अब जैसे ही ये भाग देखिए कि यहां पर गर्म वायु ऊपर की ओर उठ गई, तो यहां का एयर का परसेंटेज क्या होगा, कम। जबकि रिलेटिवली दूसरी तरफ में देखिए, ये जो भाग है रिलेटिवली लो है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, इस पार्टिकुलर एरिया में वायु का जो एयर है, जो टेम्परेचर है, एयर टेम्परेचर, वो क्या होगा, कम।
अब एयर टेम्परेचर कम है तो इसकी तुलना में यहां पर कम गर्म वायु होगी, और इस तरह से हम लोग यहां से देखते हैं कि इस भाग में हवा नीचे की ओर उतरेगी। ठीक, यहां पर हाई प्रेशर की स्थिति बनेगी और इस भाग में आप दिखा रहे हैं कि लो प्रेशर की स्थिति बनेगी। आज मैं एक एक डायमेंशंस पे चर्चा करूंगा। अगर आप यूपीएससी तक एग्जाम देंगे तो भी आपको विंड से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जुड़े रहिएगा नेक्स्ट 2 आवर्स मेरे साथ में, कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारा चीज मिलेगा। मैं अभी लिखाऊंगा कि मैं क्या क्या टॉपिक भी कराने वाला हूं आज विंड्स कॉन्सेप्ट के संदर्भ में। नाउ यू सी कि यहां पर एयर अपलिफ्ट कर गई, यहां पर सब्सिडेंस हो रहा है, सब्सिडाइज्ड हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, इन हवाओं का सब्सिडेंट हो रहा है। इसे हम लोग डिसेंट कहते हैं, इसे हम लोग एसेंट कहते हैं, हवा का ऊपर की ओर उठना, अपलिफ्ट करना। अब देखिए कि क्या स्थिति होगी, जैसे ही इस भाग में एयर कम हुई और इस भाग में अधिक हुई, इस हाई प्रेशर के जोन से इस लो प्रेशर के जोन की ओर वायु क्या होगी, शिफ्ट करनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही उस स्थान विशेष की वायु में उसकी अपनी गति हो जाए, उसकी अपनी दिशा हो जाए, वो वायु क्या कहलाती है, पवन कहलाती है, हवा कहलाती है। ठीक, तो आप यहां पर दिखा रहे हैं, नाउ दिस वन इज विंड्स। सो विंड्स क्या है, एयर इन मोशन एंड हैविंग डायरेक्शन इज कॉल्ड विंड्स। वेरी इजी वे में लीजिए, वायु में गति एवं दिशा विद्यमान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। क्या होना चाहिए, गति एवं दिशा, मोशन एंड डायरेक्शन। वेरी इजी। So write down the first line of the winds of today's topic about its definition. What is winds? Air in motion and having direction is called winds. वायु में गति एवं दिशा विद्यमान हो तो उसे पवन कहा जाता है, हवा कहा जाता है। ठीक, जगधर ऐप का नाम भी चेंज हो रहा है, बिल्कुल ब्रो। अंकित टोपो, अंकित भाई, अरे टोपो बड़ा बढ़िया नाम रखा है भाई अंकित। गूगल ड्राइव का लिंक मैंने शेयर किया था, जस्ट ओपन इट, इफ इट इज नॉट ओपनिंग इज जस्ट गिव टेक्स्ट टू मी। और आप जो अपना एग्जाम टाइम्स का जो कस्टमर केयर नंबर विच इज ऑपरेटिंग बाय द अभिनव चौधरी सर, सो आप उन्हें मैसेज कीजिए, मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपके पास नंबर है आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्यों परेशान हो रहे हैं, सब मोहमाया है। मेन चीज है मेहनत करते चलिए। एक बच्ची ने लिखा है, सुनीता मिश्रा, सर वोल्केनो का वीडियो नहीं मिला। वोल्केनो का वीडियो अभी भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है सुनीता जी, आप वहां से देख सकते हैं। होप यू अंडरस्टैंड मैम। ओके, आज की वीडियो ध्यान रखिएगा, क्लास खत्म होते ही प्राइवेट कर दी जाएगी और ये सिर्फ और सिर्फ आपके एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगा। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल वंस अगेन। I am welcoming you on our new name of this channel and the upcoming applications. एप्लीकेशन को भी अपडेटेड करवा रहा हूँ, दैट्स द एग्जाम टाइम्स। ठीक, ये दोनों नेम काफी चिर परिचित होंगे आप सब लोगों के लिए। दोनों नेम पर पिछले 2 साल से मैं क्लास लेता रहा हूँ। सो नाउ इट इज कंबाइंड अगेन। और आई एम ओनली हियर रवि। सौरभ गुड मॉर्निंग ब्रो, आप ही के लिए छोड़वा दिया था सौरभ, ठीक, वोल्केनो का वरना हट जाता वो। आइए स्टार्टिंग विद द विंड्स डेफिनेशन और फिर हम लोग आगे की ओर मूव करेंगे। क्लियर है पॉइंट सभी लोगों को? हाँ, सो आइए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्या टॉपिक लेकर आ रहे हैं। और आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हम लोग जो पॉइंट आउट करेंगे, आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं उसको मैं राइट डाउन आपको एक बार करवा दूं। ये आप लिख लीजिएगा कि वायु में गति एवं दिशा विद्यमान हो तो उसे हवा पवन कहते हैं। ठीक है, आज आप देखिए कि हम लोग किन किन टॉपिक्स को लेकर चल रहे हैं, क्या सब मैं आपको आज कराने वाला हूं। कोई भी आपकी जानकारी में हो, कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यहां पर, बिल्कुल। सबसे पहले जो आज हम लोग देखेंगे, दैट्स द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। जनरल सर्कुलेशंस
of the atmosphere in which we will learn 4 सेल भी आपको, चौथा सेल भी दिखा दूंगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आप सब लोगों के लिए ही तो पढ़ाने आता हूं, तो मेरे नेचर में है कि जितनी कोशिश होती है कि आप मुझसे सीख सके, आप सीख सकते हैं। यहां पर आप जानेंगे हेडली सेल, यहां पर आप जानेंगे फेरल सेल, पोलर सेल, एंड वन मोर, आप सब लोगों ने नाम अगर सुना हो तो वाकर सेल, वाकर चक्र का नाम अगर सुने होंगे तो, पैसिफिक ओशियन वाला। सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को डन करेंगे, इसको लिखिए तेजी से। जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडलीय परिसंचरण को दिखाएंगे हम लोग, ठीक है। वायुमंडलीय परिसंचरण में इस पॉइंट्स को हम लोग दिखाने वाले हैं। एंड देन वी विल मूव फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, ठीक। नेक्स्ट इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पर आएंगे वो रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की अगर हम लोग चर्चा करें तो या तो वो जो पवन है वो आपको परमानेंट विंड्स आप नाम जानते हैं, अस्थाई पवन परमानेंट विंड्स। सेकेंड हो जाएगा सीजनल विंड्स, एंड द थर्ड वन इज लोकल विंड्स। इसको भी लिखिए तेजी से। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स, परमानेंट विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, इनको हम लोग यहां पर देखेंगे। इनसे रिलेटेड सारे चीजों को हम लोग जानेंगे। ओवरऑल इवन जब मैं लोकल विंड्स आज आपको बताऊंगा, थोड़ा बहुत इसकी स्पेशलिटी को भी आप जानेंगे कि कौन सा है बेनिफिशियल है, कौन हजार्डस है, वो भी थोड़ा बहुत आपको एक आइडिया दूंगा। लास्ट में कुछ पिक्चर भी आपको दिखाऊंगा। सो राइट डाउन दिस मैटर फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी फास्ट, तब तक मैं आपके कमेंट्स रीड कर लूं। विद्या प्रसाद जी धन्यवाद। सबसिडेंट डिसेंट को ही लिखे है क्या? नवनीत बिल्कुल ब्रो, मैंने शेयर किया है सर। पप्पू थैंक्स ब्रो। देखिए जनरली नहीं रवि, मैं लास्ट वाले प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ, ध्यान रखिएगा। वो तो लास्ट नवंबर में ही मैं लेफ्ट कर गया था वहाँ से। बट दिस टाइम आई हैवंट लेफ्ट, दिस टाइम आई एम कंटिन्यू विद द न्यू नेम्स। I have changed the name of Exam Eagle to Exam Times because the Exam Eagle was the name given by the DP sir and the Savitesh sir, and that was the name of the brainchild of him. So that's why I don't want to continue with that name. Like Times अगर देखो तो वो नाम मैंने दिया था, उसमें नर्चरिंग यंग माइंड से लेकर सारा कुछ वो मेरे दिमाग की उपज थी। सो अलग चीज़ है। आइए फिलहाल हम लोग अपने चैनल पे आते हैं और आगे की ओर बढ़ाएंगे। ध्यान रखिएगा आज की क्लास आपको रिपीट देखने का मौका नहीं मिलेगा। जिसको भी देखना है आप शेयर कर सकते हैं। ये लाइव चल रही है, सारी क्लासेस मैं लाइव देने वाला हूं, बट देयर वुड बी नो रिपीट टेलीकास्ट। अराउंड 70 to 80 आवर्स आपको पढ़ाऊंगा मैं, एक ऐसा लेवल, एक ऐसे कंसेप्ट के साथ जिसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और पढ़ने की। सो आइए आगे की ओर चलते। होप यू ऑल हैव ऑलरेडी राइट डाउन दीज थिंग्स। सो सबसे पहले हम लोग आ रहे हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर को यहां पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आपके सामने में यही पॉइंट होगा, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर हम लोग देखेंगे। इसको मैं दो तरीके से आपको समझाता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम posting one image to you all. You just go through and then we will enhance the whole materials. So firstly just see now, this is coming in front of your screen. So first image, this is now already comes over the screen. So you can see in this pic, इसी को मैं डिटेल अभी करने जा रहा हूं। आप यहां पर देख रहे होंगे कि देयर इज अ गिवन ऑफ इक्वेटर लाइन। कुछ सेल आपको देखने को मिल रहे हैं, द फेरल सेल, द हेडली सेल, पोलर सेल। इसकी चर्चा
जो बेसिकली हम लोग करते हैं वो प्रेशर बेल्ट्स में करते हैं। मैंने इसलिए सिर्फ दिखाया है कि आपको एक आइडिया मिले और एक हल्का मैं आपको एक ब्रीफ दे दूं, क्योंकि बिकॉज वी आर कंप्लीटिंग टुडेज टॉपिक इज द विंड्स। हाँ, आज का टॉपिक विंड्स है, तो हम लोग विंड्स पर फोकस करने वाले, बट इसकी जानकारी थोड़ी सी आपकी होनी चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, जो इक्वेटर लाइन का एरिया होता है वहां पर तापमान अधिक होता है। इक्वेटर लाइन पर मोस्ट ऑफ द टाइम द सन रेज इज जस्ट ओवर एट द इक्वेटर और सरफेस। सो मोस्ट ऑफ द टाइम जब सूरज की सीधी किरणें पड़ती है, शॉर्टर द डिस्टेंस मैक्सिमम द हीट। ये आपने पढ़ा होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। ओके, सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि इक्वेटर लाइन पर अधिक तापमान की प्राप्ति होती है, सो हवा गर्म हो जाती है और गर्म होकर वो एसेंड करती है, ऊपर की ओर उठती है। हवा जैसे जैसे ऊपर उठेगी वो फैलेगी, वो कोल्ड होते हुए चली जाएगी। अराउंड 14 किलोमीटर के आसपास में पहुंचकर, ध्यान रखिएगा, अराउंड 14 किलोमीटर के आसपास में पहुंचकर वो हवा ठंडी होकर दो भागों में बढ़ जाती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक नॉर्थ की ओर जा रही है, एक साउथ की ओर जा रही है। अभी मैं विंड्स की नहीं, एक सर्कुलेशन की बात कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। पृथ्वी के धरातल पर अगर हम लोग देखें, स्थान विशेष पर कहीं पर तापमान अधिक है, कहीं पर तापमान कम है। ऐसी स्थिति में अगर आप देखें तो आपको लगेगा कि इक्वेटर पर तापमान अधिक है, पोल्स पर कम है, तो एक ही प्रकार के कंडीशन होने चाहिए, एक ही सर्कुलेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। इन सारी चीजों को जानेंगे आप प्रेशर बेल्ट के साथ मेरी क्लास में। ऑसम क्लास वो भी होगा फुल कंसेप्ट के साथ में। फिलहाल अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहां पर केशव कुमार से एसएससी सीपीओ के लिए। एसएससी सीपीओ क्या चीज है केशव? आपको मैंने जैसा बताया कि आप आराम से कोई भी पीसीएस, इवन आज जो टॉपिक मैं करा रहा हूं, आप बहुत हद तक आईएएस के भी क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक अच्छा टॉपिक आपको कंप्लीट करा के मैं आज दे रहा हूं, ठीक है। सो यहां पर आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सो आप राइट डाउन करेंगे जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एक पॉइंट आपको लिख के रखना है जो मैंने अभी हेडिंग किया था, जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूं, देन वी विल कमिंग फॉर द विंड्स पार्ट। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये लिख लीजिए। आपके कमेंट्स को मैं तब तक देख लेता हूं। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक। यहां पर पॉइंट लिख लेंगे लाइक द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स, द पैटर्न ऑफ प्लैनेटरी विंड्स depend on the pattern of planetary winds depend on latitudinal variation of atmospheric heating, latitudinal variation of atmospheric heating, emergence of pressure belts, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेंगे इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट। हिंदी भी आप लिख के रख लेंगे कि अस्थाई पवनों की स्थिति वायुमंडल में आप एक पॉइंट जोड़ दीजिए यहां पर, वायुमंडल में देशांतरीय वेरिएशंस के कारण और देशांतरीय वेरिएशंस के कारण, या फिर वायुमंडल की हम लोग एक पॉइंट यहां मेंशन कर सकते हैं कि ऊष्मन के कारण, ऊष्मन में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है, ऊष्मन में विभिन्नता के कारण उत्पन्न होती है। इस पॉइंट को लिख लेंगे, ठीक। इसके साथ साथ इसी में हम लोग एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि जैसे कि जो सूरज की किरणें हैं, अब आप देखिए किस पर डिपेंड्स करेगी, ये भी एक आइडिया आपको लेना है कि जो सूरज की किरणें हैं, अभी जैसे मैंने बताया कि इस भाग में सीधी पड़ रही है, जैसे जैसे आप पोल्स की ओर जाते हैं तो ये किरणें तिरछी होते जाती है, तो इन भागों में टेम्परेचर क्या होगा? कम। इन भागों में टेम्परेचर क्या होगा? हाई। इसके अलावा किसी स्थान पर ओशियन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशियन, ये भी आप कर सकते हैं। यहां तक आप देख पा रहे हैं, इधर तक तो स्क्रीन आ गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशियन, ये भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड ओशियन। ये सारे ऐसे कारक हैं जो जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर को
प्रभावित कर रहे हैं। सिर्फ तापमान के संदर्भ में मैं आपको बता रहा हूं, लेटर ऑन हम लोग इसको प्रेशर बेल्ट्स में भी जानेंगे। यहां पर स्क्रीन आप देख पा रहे हैं कि पहला जो सेल बन रहा है, हवा जो ऊपर की ओर उठती है, आपको वायुमंडल के ऊपरी भाग में जाकर वो ठंडी होती है। दो डिवीजन होते हैं, नॉर्थ और साउथ। फिर आप देख रहे हैं नॉर्थ की ओर वायु जा रही है और साउथ की ओर जा रही है, अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, अपर। ठीक है, आप जैसे बोलते हैं ट्रेड विंड्स, तो ये एंटी ट्रेड विंड्स होगा। वेस्टर्लीज, एंटी वेस्टर्लीज, ऊपर वाले भाग को एंटी लगा देते हैं, उनके डायरेक्शन बदल जाते हैं बेसिकली, और नीचे वाला भाग में ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज और पोलर विंड्स ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन करेंगे कहां पर? प्रेशर बेल्ट में। यहां पर समझाने का सिर्फ ये कारण है कि आप जान पाएंगे कि तीन बड़े बड़े और तीन ही परमानेंट विंड्स देखने को मिलते हैं, जो कि इन्हीं सेल के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। पहला सेल जो होता है वो आप देख रहे हैं आपके सामने में हेडली सेल है, जो कि 5 डिग्री से लेकर 30 से 35 डिग्री तक है। इसके बाद आप देख रहे हैं फेरल सेल है, जो 30 से 35 डिग्री से लेकर 60 से 65 डिग्री तक है। और उसके बाद 60 से 65 डिग्री से लेकर 80 से 90 डिग्री तक आपको पोलर सेल देखने को मिला है। तो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जिससे कि जो तापीय विभिन्नता पाई जाती है पृथ्वी पर, वो तापीय विभिन्नता को समान स्वरूप प्रदान करने की और स्थिरता प्रदान करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा? पवन के द्वारा, और वायु और उसके साथ ओशियन करंट्स, दोनों ध्यान में रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन कभी आपको बने कि पृथ्वी पर, ये चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिसंचरण में, एक पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट आ रहा हूं, अब मैं आपको बोर्ड पर लेकर चल रहा हूं, ये एक कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब हम लोग बोर्ड वर्क करते हैं जरा। अगर क्वेश्चन कभी बनता है, जैसे कि आपको ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन बन जाए, जनरली आप कहते हैं कि CO2 की मात्रा में वृद्धि हो गई, तो भैया ग्लोबल वार्मिंग हो गई। यही कहते हैं ना कि CO2 की मात्रा में वृद्धि हो गई, तो भैया क्या हो गया? ग्लोबल वार्मिंग हो गया। क्लियर है पॉइंट? अरे यही हम लोग करते हैं ना। ये कमेंट्स आ रहे हैं मेरे, ओके। ध्यान दीजिएगा कि जनरल वे में हम लोग कहते हैं, एक आपको कंसेप्ट के लिए फिर हम लोग आ रहे हैं विंड्स पर, क्लाइमेट चेंज हो गया। तो क्लाइमेट चेंज में हम लोग बताते हैं क्या? कि CO2 गैस की मात्रा बढ़ गई, यही बताते हैं ना, CO2 गैस की मात्रा बढ़ गई। बट अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कोई बता सकता है? देखते, व्हाट अबाउट द फैक्टर्स बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज? एनीवन कैन यू डिफाइन व्हाट अबाउट द फैक्टर्स बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज? ये नहीं पूछा है कि क्यों हो रहा है, वाई क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग, इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ CO2 गैस एंड कंसंट्रेशन ऑफ CO2 गैस इज इंक्रीज इन एटमॉस्फेयर। इट इज नॉट आस्क्ड बाय द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट अबाउट द फैक्टर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज? एनीवन कैन एक्सप्लेन कि क्लाइमेट चेंज के क्या कारक है? कारक आपसे मैं पूछ रहा हूं। कारक क्या होगा? किसी का आइडिया है? नवनीत बता सकते हैं? रोशन, दिनेश, एनीवन? यू मस्ट हैव टू कांटेक्ट ऑन कस्टमर केयर नंबर। आपके सारे प्रॉब्लम रेजोल्यूट किए जा चुके हैं। अगर हम लोग देखें, रिजॉल्व सब हो चुका है। आप एक बार, अगर आपका नहीं हुआ है तो आप एक बार मैसेज कर दीजिए। ठीक, रोशन, ये अच्छा मैं जरूर बता दूं, रोशन, ये एग्जाम ईगल का नाम ही हमने एग्जाम टाइम्स किया है। ठीक, टेम्परेचर चेंज, शक्ति कुमार ने लिखा है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं, द फैक्टर्स बिहाइंड द क्लाइमेट चेंज इज द विंड्स एंड द ओशियन। What about the factors who regulates the temperature over the Earth's surface? ऐसे कौन कौन से कारक है जो पूरे पृथ्वी पर तापमान के वेरिएशंस को बढ़ा दे रहे हैं? एक स्थान का तापमान दूसरे स्थान तक किसके द्वारा पहुंचता है? विंड्स के द्वारा या ओशियन के द्वारा? हम तो लेकर जा नहीं रहे ना। हाउ द होल अर्थ इज हीटेड? पूरी पृथ्वी कैसे गर्म हो रही है जब सिर्फ और सिर्फ डेवलप कंट्रीज के द्वारा मोस्टली इमिशन होते हैं CO2 गैस का? तो पूरी पृथ्वी कैसे हीटेड हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ विंड्स एंड द
ओशियन। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और आइए आज के टॉपिक को हम लोग लेकर चल रहे हैं। हेडिंग आपने ऑलरेडी किया हुआ है विंड्स, एंड वी आर स्टार्टिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। यहां से हम लोग आज के टॉपिक को लेकर चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स। जो इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया है उसको हम लोग विंड्स प्रेशर बेल्ट के साथ में कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ भी टॉपिक आपका छूटेगा नहीं, सारे टॉपिक कंप्लीट वे में आपके सामने में होंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ विंड्स की हम लोग बात करें तो पहला नाम आपके सामने में आता है वो है परमानेंट विंड्स। इसी को हम लोग कहते हैं प्लेनेटरी विंड्स। इसी को हम लोग कहते हैं प्रिवेलिंग विंड्स। पहले तो नाम लिखिए, एक नाम पढ़ के आप गए अस्थाई पवन, और आ गया कि अगर ग्रहीय पवन तो बेहोश नहीं होना है, ये ध्यान रखिएगा। ये है सनातनी पवन। आप कहते हैं ना सनातन धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, तो सनातनी पवन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि आप इसके बारे में भी नहीं बता सकते। सनातन डेट मीन्स की इटर्नल, जिसका कि आदि अंत का पता न हो। ठीक है, आदि अंत का पता न हो तो वो होता है सनातन। जैसे आपने बाबा भोले बाबा जो महादेव है, हर हर महादेव के नारा हम लोग लगाते हैं, ना तो आदि का पता है ना अंत का पता है, सर्वशक्तिमान, सर्व मतलब होते हैं ना कि देवों के देव महादेव हम लोग उनको बोलते हैं। ओके, सो ये है सनातनी पवन कहते। कब से ये हवा चल रही है किसी की जानकारी में न है, न हो सकता है। दूसरा सेकंड जो होगा वो होगा सीजनल विंड्स। सीजनल विंड्स, सामयिक पवन, इसी को हम लोग कहते हैं मौसमी पवन। जो सीजन्स चेंज होने के साथ जिनकी दिशाओं में और जो पवन पाई जाती है वो सामयिक पवन है, मौसमी पवन। जैसे कि मानसूनी पवन, सीजन आते हैं तभी मानसूनी पवन आती है। ठीक है, ध्यान रखिए। लैंड फॉर्म्स, लैंड और लैंड फॉर्म्स की चर्चा भी बता दूंगा आपको दिनेश, वो इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लैंड एरिया जल्दी गर्म होता है, ओशियन का भाग धीरे धीरे गर्म होता है। तो बहुत सारे कारक होते हैं सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वेरिएशन जो टेम्परेचर में पाए जाते हैं, उसके लिए चर्चा होगी। अभी थोड़ी देर जुड़े रहिए आप। नेक्स्ट जो है लोकल विंड्स, स्थानीय पवन। लोकल विंड्स, स्थानीय पवन, ये 23 लिख लीजिए। फिर हम लोग आ रहे हैं स्टार्टिंग विद द परमानेंट विंड्स। नाम ही है परमानेंट विंड्स, अस्थाई पवन। मतलब एक ऐसी पवन जो कि अस्थाई रूप से सालों भर प्रवाहित होती है। ठीक है, अस्थाई रूप से सब अगर हम लोग देखें सालों भर प्रवाहित होती है। एक बार फिर से उस फिगर को मैं आपको दिखाऊंगा। सब मोहमाया है भाई। नवनीत एक बार उसको देख लीजिएगा। अभी हम लोग आगे थोड़ा बढ़ गए हैं। आई परमानेंट विंड्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके डेफिनेशन में आपको लिखवाता हूं, फिर इसको हम लोग कंसेप्ट देख के चलेंगे। सारे पॉइंट्स को आपको लिख के रखना है। सबसे पहले तो आपने लिखा कि परमानेंट विंड्स ही प्लेनेटरी विंड्स है, यही आपको प्रिवेलिंग विंड्स है। देन एक पॉइंट यहां पर रहेगा, इट ब्लोज फुल ईयर इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन। It blows full air in a constant direction because of balance between Coriolis force and pressure gradient force। ठीक, हिंदी रहेगा ये पवन, हिंदी आप लिख लीजिए ठीक से। ये पवन वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, क्योंकि ये पवन वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है क्योंकि इनमें कोरियालिस बल एवं
वायु दाब प्रवणता बल के मध्य, क्योंकि इनमें कोरियालिस बल एवं वायु दाब प्रवणता बल के मध्य संतुलन पाया जाता है। परमानेंट विंड्स के बारे में पहला पॉइंट रहेगा, फिर हम लोग उस फिगर को भी दिखाता हूं आपको। इट ब्लोज फुल ईयर इन अ कांस्टेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ बैलेंस बिटवीन, ये बिकॉज है, ये बिटवीन है, कोरियालिस फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये पवन वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती है क्योंकि इनमें कोरियालिस बल एवं वायु दाब प्रवणता बल के मध्य संतुलन पाया जाता है, बैलेंस हो जाता है, संतुलन। अब आप कहेंगे कि ये कोरियालिस बल क्या है और किस प्रकार से यहां पर संतुलन हो जाता है, तो अब मैं आपको उन्हीं चीजों को दिखाता हूं। देखिए, जो फिगर अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था उसी फिगर को मुझे एक बार बनाना भी पड़ेगा क्योंकि बिना बनाए काम यहां पर चलना नहीं। देखिए, ये आपने दिखाया 5 से 5 डिग्री का एरिया, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। दिस वन इज 30 टू 35 डिग्री नॉर्थ और निचले भाग में साउथ लैटिट्यूड सेम रहेगा। 30 से 35, 30 से 35। प्रेशर बेल्ट की चर्चा अलग से क्लास में होगी, इस क्लास में नहीं। ठीक, ये रहा आपके सामने में 60 से 65 और ये है 80 से 90। क्लियर है? ये भी दिखाइए, 60 से 65 और ये है 80 से 90। दिस वन इज 60 और ये है 65। इसको मैं थोड़ा अलग अलग कलर से दिखा दूं तो आपको ध्यान में रहेगा। जो 5 से 5 डिग्री का एरिया जो है, क्योंकि देखिए सीजीएल सीपीओ इन सब में डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जब आप सीडीएस एनडीए सीएपीएफ में जाएंगे तो कौन सी पवन किस प्रेशर बेल्ट के मध्य चलती है वो भी आपकी जानकारी में होना आवश्यक हो जाता है। तो आप देखिए, सेम पैटर्न मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं, सेम पैटर्न आप देख पाएंगे। इस प्रकार से देखिए, प्रेशर बेल्ट के नाम किसी की जानकारी में है तो आप बता सकते हैं, बाकी मैं इसे अभी जस्ट राइट डाउन कर रहा हूं। प्रेशर बेल्ट की नाम की जानकारी अगर किसी को हो तो आप बता सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इन प्रेशर बेल्ट को नहीं जानेंगे, इन्हीं प्रेशर बेल्ट के बीच में तो ये परमानेंट विंड्स प्रवाहित हो रही है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं और 60 से 65 जो पहले हम लोग आते हैं, चलिए इसको मैंने बताया तो यही लिख देता हूं, यहां आप देख भी पा रहे होंगे, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट दिख पा रहा है यहां पर, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दिस वन इज, यहां तक आप देख पा रहे हैं, इधर नहीं, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और ये जो भाग आप देख रहे हैं ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट एंड दिस वन इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। अगर हिंदी जानकारी ना हो तो मैं हिंदी भी लिख देता हूं। देखिए, इक्वेटोरियल को हम लोग कहते हैं विषुवतीय निम्न दाब पेटी, यहां पर है क्योंकि ये आपको लो प्रेशर का जोन है, विषुवतीय निम्न दाब पेटी हम लोग कहते हैं। पेटी एक बेल्ट के संदर्भ, देखिए पूरे एरिया में बेल्ट के संदर्भ में है। ठीक, ये हम लोग कहते हैं उपोष्ण, जो हिंदी है उसी इंग्लिश का हिंदी लिख रहा हूं, उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। और ये आपके सामने में है उपध्रुवीय, लास्ट में मैं एक वो इमेज दिखा दूंगा फिर से जो अभी आपने देखा था, निम्न दाब पेटी। और ये जो पोलर हाई प्रेशर है ये हो जाता है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। ये प्रेशर बेल्ट में हम लोग इन पेटी का निर्माण कैसे हुआ है वो अलग से पढ़ेंगे, आज हम लोग वेंट्स को देख रहे हैं। जनरल वे में आप जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक, जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो पॉइंट ये होता है कि हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है।
ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। जनरल वे में हम लोग देखते हैं कि हवा जो होती है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर चलती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हाई प्रेशर है, सॉरी यहाँ पर तो आपको लो प्रेशर दिखाना है बेसिकली। दिस वन इज लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ये भी दिखाएंगे हाई प्रेशर, लो प्रेशर और ये हाई प्रेशर। क्लियर है पॉइंट? अब पॉइंट देखिए कि हवा चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर और ऐसी दशा सालों भर बनी होती है। हाँ, प्रेशर बेल्ट में भी शिफ्टिंग होती है जिसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे। एक बार फिर से मैं इधर से दिखा रहा हूं, आप सब देख पाएंगे। प्रेशर बेल्ट में भी शिफ्टिंग होगा, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ शिफ्टिंग ऑफ ITCZ एंड द शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ सन। क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो कभी उसके साउथ का भाग सामने में होता है, कभी नॉर्थ का भाग सामने में होता है। टेम्परेचर वेरिएशंस वहीं से आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, उसी को जब ITCZ ऊपर की ओर जाता है, तो आप में से कई लोगों ने ये नाम नहीं सुना होगा, अगर सुना है तो बहुत बढ़िया बात है, थर्मल इक्वेटर। किसी ने सुना है तो जवाब दे सकते हैं कि थर्मल इक्वेटर क्या होता है। क्लियर है? थर्मल इक्वेटर क्या होता है? आज बहुत दिनों के बाद ये बुलेट राजा भाई भी अपने दिख रहे हैं। इनका क्या इशू था भाई शर्मा जी का? बाकी तो सब मोहमाया है, द्वैत ने लिखा है और यही बिल्कुल सत्य है। देखिए, मेहनत कीजिए और मेहनत से ही सफलता हासिल होती है। ये आप ही है जो कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, बिना आपके चाहत के इस दुनिया में कोई भी आपको सक्सेस नहीं बना सकता है, चाहे आप किसी से भी पढ़ लीजिए। मैं तो कुछ हूं ही नहीं। तो मेहनत कीजिए, अपने आप को फोकस कीजिए कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है। पढ़ना और सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ना दोनों में अंतर होता है। पढ़ने वाले 5 साल 10 साल पढ़कर शहीद हो जाते हैं, फिर भी बोलते हैं कि अरे यार पता नहीं क्या हो गया। फिर वही होती है, सब मोह माया है। काफ़ी सारा बड़ा अच्छा लगता है। कल भी परसों में कोई रिजल्ट आया, काफ़ी सारे बच्चों ने मैसेज किया कि सर हमारा हो गया। कोई CGL Tier 3 था या समथिंग कुछ था, क्या ऐसा बताइएगा। आइए देखते हैं हम लोग। जनरली क्या होता है कि हवा जो चलती है हाई प्रेशर लो प्रेशर चलती है, तो चलना कैसे चाहिए भाई? ऐसे, इस प्रकार से, ऐसा ही चलना चाहिए ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर अगर हवा चलती है तो सेम कंडीशन होने चाहिए, मगर ऐसा है क्या? नहीं। और ये जो हवा चल रही है, देखिए पहला पॉइंट हम लोग जो आ रहे हैं यहां पर कि अभी आपने लिखा कि कोरियालिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के कारण हवा बहती है सालों भर एक ही दिशा में। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कोरियालिस फोर्स क्या होता है? पहले तो हमें यह जानना होगा, फिर तो हम इस पॉइंट पे आ पाएंगे, फिर हम इसको समझा पाएंगे आपको कि कोरियालिस बल क्या होता है। एनीवन, व्हाट इज कोरियालिस फोर्स? अगर ये जानकारी नहीं मिली किसी को, किसी ने ये मैसेज नहीं किया, मतलब नाम ही नहीं सुना है थर्मल इक्वेटर का। मैं अगर बताऊं थर्मल इक्वेटर क्या होता है, जब ITCZ नॉर्थ चला जाता है तो NITC होता है, वही थर्मल इक्वेटर होता है। और जब ITCZ, बताऊंगा आगे ITCZ क्या होता है, वो प्रेशर बेल्ट में आप जानेंगे। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट को ही हम लोग इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन बोलते हैं। कुछ चीज़ें जानकारी आप लोग की होगी शायद, क्योंकि आज हम लोग वेंट्स की चर्चा कर रहे हैं, प्रेशर बेल्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं। सो ITCZ जब नॉर्थ जाएगा NITC होगा, वो थर्मल इक्वेटर है। ITCZ जब साउथ जाएगा वो SITC होगा, सदर्न इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस, वो आपको थर्मल इक्वेटर है। सो थर्मल इक्वेटर जो होता है, जब ITCZ नॉर्थ और साउथ की ओर मूव करता है, स्थानांतरित होता है, उसी को हम लोग तापीय विषुवतीय कहते हैं। ठीक है। बहुत बढ़िया। सो कोरियालिस बल पर अब हम लोग आ रहे हैं। ये मैंने आपको बताया थर्मल इक्वेटर क्या होता है, तापीय विषुवत क्या होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जरा कोरियालिस बल क्या होता है। देखिए जरा सा, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूव कर रही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी अपने एक्सिस पर वेस्ट टू ईस्ट की ओर मूव कर रही है। क्या होगा?
जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वेस्ट टू ईस्ट या अपने एक्सिस पर रोटेशन करे, सिर्फ और सिर्फ अब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर अगर रोटेशन करता है, वो घूर्णन करता है, ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस पर घूर्णन करेगा इस प्रकार से, तो ये भाग आगे की ओर जाएगा, तो इसके पीछे एक बल लगेगा। ध्यान दीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी ये भाग ऐसे आगे की ओर मूव करेगा तो इसके पीछे एक बल लगता है। आप बुर्ज खलीफा के बिल्कुल टॉप पे चले जाइए और वहां से जाकर छलांग मार दीजिए, व्हाट विल हैपन विद यू, कैन यू इमेजिन? ये नहीं बोल रहा हूं कि होगा क्या आपका, जो होना है वही होना। मैंने ये तो बोला नहीं कि ऐसे ही कूद जाना है, जान दे देनी है, पैराशूट बांध के कूद जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बंगी जंपिंग कीजिए, मस्त मजा लीजिए, होता है वहां पे। सो आप जब बुर्ज खलीफा के बिल्कुल टॉप से नीचे जब छलांग मारेंगे, तो जब तक आप ऊपर से नीचे आएंगे, पृथ्वी तो घूम रही है भाई, तो आप पे बल लग रहा है, और जब बल लगेगा तो आप इसके इस भाग में आएंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करते हुए, बिल्कुल स्ट्रेट नीचे नहीं जाएंगे, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि आप पे कोरियालिस बल लग रहा है। वो बल दिखाई नहीं दे रहा है। आप में से कई लोगों ने सेंट्रीपेटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जिसको हम लोग सूडो फोर्स कहते हैं, पी साइलेंट होता है, सूडो फोर्स, झूठा बल, दिख नहीं रहा है लेकिन लग रहा है। कोरियालिस बल उसी प्रकार का एक डिफ्लेक्शन फोर्स होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करती है तो उसके पिछले भाग की ओर बल लगता है, और इसी बल को हम लोग कहते हैं क्या, इस बल को हम लोग कहते हैं डिफ्लेक्शन फोर्स। हिंदी इस बल का होता है, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, हिंदी इस बल का होता है विक्षेपक बल, विक्षेपक बल। अब इसी डिफ्लेक्शन फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय द कोरियालिस ऑफ पर्सन, ठीक है, ये आपको कहते हैं, साउंड क्लियर आ रही है, कोरियालिस नाम के व्यक्ति ने इस विक्षेपक बल की खोज किया था, नाम क्या पड़ गया, कोरियालिस बल। तो कोरियालिस बल इज नथिंग, इट इज ओरिजिनेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। एक पॉइंट आउट कीजिए कोरियालिस बल के बारे में, पहला पॉइंट आपके सामने में होगा, इट इज ओरिजिनेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की घूर्णन की क्रिया के द्वारा कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है। कोरियालिस बल क्या है, तो विक्षेपक बल है, डिफ्लेक्शन फोर्स। वेयर इट वुड बी मैक्सिमम, कहां पर यह मैक्सिमम होगा, सो इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। ये देखिए इस भाग में ये मैक्सिमम हो रहा है, सो इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। सेकेंड पॉइंट आपका रहेगा, इट इज मैक्सिमम एट पोल्स। यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। कोरियालिस बल की उत्पत्ति पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के द्वारा होती है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। और तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ विंड्स डिपेंड्स ऑन कोरियालिस फोर्स। डायरेक्शन ऑफ विंड्स डिपेंड्स ऑन कोरियालिस फोर्स। अभी मैं इसमें आपको दिखाने वाला हूं कैसे कोरियालिस बल और वायुदाब प्रवणता से इस बल की दिशा, इस पवन की दिशा में परिवर्तन होगा, उसकी गति में परिवर्तन होगा, ठीक है। अभिषेक साहू, बुआयंसी, बुआयंसी नहीं रही, बुआयंसी वो पृथ्वी के संदर्भ में कराया था, वो यहां पर कंसेप्ट ऐड नहीं करना। आई एम जस्ट आस्किंग व्हाट इज कोरियालिस फोर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द बुआयंसी फोर्स, अभिषेक, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट, पृथ्वी की घूर्णन क्रिया के द्वारा कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, यह ध्रुवों पर सर्वाधिक पाया जाता है, और पवन की दिशा में परिवर्तन कोरियालिस बल के द्वारा होता है। डायरेक्शन ऑफ विंड्स डिपेंड्स ऑन कोरियालिस फोर्स। पवन की दिशा कोरियालिस बल पर निर्भर करती है, ठीक है, ये भी लिख कर रखेंगे। एक पॉइंट कोरियालिस बल के बारे में, बहुत इतना ही आपको रखना है ध्यान। अब आपने एक पॉइंट अभी लिखा था, वो था कि वायु दाब प्रवणता बल, दोनों को मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं और फिर आप इस फिगर पर आएंगे और मैं दिखाऊंगा कि कैसे इन हवाओं की गति दिशा बदलती है। वेरी नाइस। नेक्स्ट वर्ड इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये है वायु दाब प्रवणता बल।
आप सब लोगों ने अगर पढ़ा है तो ये मुझे ध्यान में है कि ये सारे क्लासेस में कराता रहता हूं। व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स? ग्रेडियंट की हम लोग चर्चा करें तो वो प्रवणता होती है, चेंजेस ऑफ प्रेशर इन बिटवीन टू प्लेसेस। जनरली देखिए, ये एक मैं आपको सीएपीएफ का क्वेश्चन भी दिखा रहा, सीएपीएफ नहीं सॉरी सीडीएस का क्वेश्चन, या शायद 2014 में आया था ये क्वेश्चन। इस तरह से दिए गए थे कि 3 स्थान है और एक चौथा, एक ए बी सी, ये 3 स्थान है और ये है ओ। यहां पर जो प्रेशर है ये है 1090 मिलीबार, ये जो प्रेशर है 1060 मिलीबार, ठीक है, और ये जो प्रेशर है 1030 मिलीबार, ऐसा कर लेते हैं और इसको बना देते हैं 990 मिलीबार। सो दिस वन इज द लो प्रेशर जोन, रिलेटिवली दीज एरियाज हैविंग अ हाई प्रेशर जोन। ऐसा ही होगा ना। प्रेशर की चर्चा आज मैं नहीं कर रहा हूं, वो अलग से क्लास में बताऊंगा। प्रेशर बेल्ट, प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब आप जानेंगे, एयर प्रेशर वगैरह को, वायु दाब के बारे में। फिलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 स्थान है, 3 स्थानों पर ये हाई प्रेशर है, 1090 मिलीबार, 1060 मिलीबार, 1030 मिलीबार। पास्कल का यूनिट होता है मिलीबार, जिसमें हम लोग एयर प्रेशर को नापते हैं, वायु के दाब को नापते हैं। पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल है ना भाई, तो गुरुत्वाकर्षण बल से हर चीज नीचे की ओर बैठती है ना, और जब हवा नीचे की ओर बैठेगी, वायु नीचे की ओर बैठेगी, तो उसका दाब आप पर लगेगा, वही होता है वायु दाब। ठीक है, तो हम देखिए ये हवा चलती है हाई टू लो, तो यहां से भी हवा चलेगी, इधर से भी चलेगी, इधर से भी चलेगी। क्लियर पॉइंट? तीनों जगह से हवाएं चल रही है, बट व्हाट अबाउट द मैक्सिमम स्पीड? इन तीनों स्थानों में कहां पर मैक्सिमम स्पीड होगा? इन बिटवीन 1090 टू 990। ठीक, इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो मैक्सिमम स्पीड देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वेरिएशन इज सो हाई। यहां पर आप देखिए 100 मिलीबार का अंतर है, हवा तूफानी होगी, तूफानी। आपने जो अम्फान और जो फेनी उनी जो नाम सुना है ना, उस लेवल की हवा हो जाएगी। 100 MB बहुत ज्यादा होता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है। ठीक, 100 MB का अगर यहां पर डिफरेंस हमने दिखाया, मैक्सिमम स्पीड, यहां से भी हवा इधर जाएगी, यहां से भी हवा इधर जाएगी, लेकिन जो सर्वाधिक गति होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। दैट मीन्स कि वायु दाब प्रवणता बल के द्वारा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के द्वारा स्पीड ऑफ विंड्स का निर्धारण होता है। हवा या पवन की गति का निर्धारण किसके द्वारा होगा? वो आंसर है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। आप देखिए ना, आप अभी जैसे अभी अब समर तो समाप्त हो रहा है, ऑटम का सीजन, लेकिन समर में कई बार आप देखिए शाम में अचानक से आंधी आ जाती है। कैसे आंधी आ जाती है? आप दिल्ली में हैं, आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं, कंक्रीट वाले रोड है, मैक्सिमम आपको व्हीकल्स है, पॉल्यूशंस हो रहे हैं थ्रू द इंडस्ट्रीज, ओके, और डिफॉरेस्टेशन की स्थिति होती है, फॉरेस्टेशन बहुत कम होता है सिटीज में। तो यहां पर जब कंक्रीट संरचना होगी, दिन में तापमान बढ़ गया, बहुत तेजी से लो प्रेशर बन गया, लेकिन रिलेटिवली इन भागों में, इसके सराउंडिंग रीजन में रिलेटिवली उसकी तुलना में हाई प्रेशर होगा, क्योंकि तापमान नहीं बढ़ा, क्योंकि सूर्य एक ही है, दोनों जगह समान स्थिति है, लेकिन ये भाग बढ़ जाए क्योंकि ये कंक्रीट है। तो सिटी जो होते हैं, जो स्मार्ट सिटी और जो आप मल्टी सिटी जो जान रहे हैं आज के डेट में, मेगालोपोलिस, मेट्रोपॉलिटन सिटी, ये सब नाम जो आपने सुने हैं, हाँ, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये सब, तो इन सब भागों में, दिल्ली की बात अगर करूं, दिल्ली में अचानक आंधी कैसे आएगा? आसपास के रीजन में तापमान कम, यहां पर अचानक से तापमान बढ़ गया, लो प्रेशर बन गया, सब तरफ से हवाएं चलनी शुरू होंगी, आंधी आ जाएगी। आंधी देखिएगा, हवा इस प्रकार से कई बार चलनी शुरू होती, इधर से भी आ रही, कोई एक दिशा नहीं होता है, घूम के इधर से भी आ रही है। ठीक, तो ये होता है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के द्वारा। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के द्वारा। अभिषेक साहू, ओके, या आई गॉट इट ब्रो, यू हैव परचेज माय यूपीएससी बैच। अब मैंने उस एप्लीकेशन का नाम भी चेंज कर रहा हूं, दैट वुड बी नोन बाय एग्जाम टाइम्स यूपीएससी। ठीक, सो दिस प्लेटफॉर्म वी विल कंटिन्यू विद द कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लासेस, ऑन दैट प्लेटफॉर्म वी विल रन अ यूपीएससी। बहुत जल्द ऑप्शनल के लिए काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरी है,
और मैं देख रहा हूं कि ऑप्शनल में सेवरल पर्सन्स हु इज गुड इन देयर बिजनेस, दे आर चार्जिंग 30,000, 35,000, 40,000, 45,000, 45,000 रुपये का ऑप्शनल का फी। कल भी मैंने देखा 40 से 45,000 लोग ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ऑप्शनल की फी ले रहे हैं यूपीएससी में। मैं आपको लिटरली बताऊं तो मैं जो लेता था 27,500 रुपये मेरे फी होते थे जब मैं आधार IAS चला रहा था। उसके बाद मैं फिर थोड़े इधर उधर ही पढ़ाने लग गया। तो ये लास्ट मेरी यूपीएससी की कोचिंग थी अपनी। तो यहाँ जो मेरा लास्ट फी था, आज से अगर आप 5 साल पहले देखो, 4-5 साल तो हो ही गए, तो 27,500 थे। लेकिन फिर भी जो ऑनलाइन मैं यूपीएससी का जो ऑप्शन लाने वाला हूँ वो रेंज अराउंड 15 के आसपास ही मैं रखने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं, क्योंकि मुझे पूरे लेवल आपको उसमें कराने होंगे। टोटल पूरा कंप्लीट पैकेज होगा पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, थिंकर्स, ऑल थिंग्स, ऑल थ्योरीज रिलेटेड विद द सेटलमेंट एंड ऑल द ह्यूमन ज्योग्राफी एंड अदर्स। ओके, सो आइए आते हैं अपने पॉइंट पर। तो ये आपको लिख के रख लेना है, फिगर बना के रख लीजिएगा, एक पॉइंट लिख के रखिएगा। स्पीड ऑफ विंड्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पवन की गति का निर्धारण वायु दाब प्रवणता बल पर निर्भर करता है। स्पीड ऑफ विंड्स डिपेंड्स ऑन प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। पवन की गति का निर्धारण वायु दाब प्रवणता बल पर निर्भर करता है। क्लियर है पॉइंट? आइए अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक बार फिर से इस फिगर पर, और आप यहां पर देखेंगे प्लेनेटरी विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स और स्थानीय पवन, परमानेंट विंड्स के नाम के साथ उनके दिशा को भी देखिए। ये वाला पार्ट आप स्पेस है ना? बिल्कुल है, कोई दिक्कत नहीं आई। तो यहां पे आपको मैं दिखाता हूं, देखिए हवा चलनी चाहिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो डायरेक्ट ऐसा होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। ये हवा चलती है ऐसे, देखिए डायरेक्शन भी मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस प्रकार से हवा चल रही है। अभी मैं आपको एक फिगर दिखा रहा हूं। अब जैसे आप देखिए यहां पर आपने एक थ्योरी अगर पढ़ा हो, फेरल्स लॉ किसी की जानकारी में है? फेरल का नियम, फेरल का नियम। और एक और मैं आपको लिखा देता हूं, बाइज बैलेट लॉ। बाइज बैलेट का नियम नाम सुना है किसी ने? बाइज बैलेट का नियम नाम भी सुने हैं? देखिए फेरल्स लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई हवा, ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई हवा नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रवाहित हो रही है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में प्रवाहित होगी तो अपने दाहिनी ओर मुड़ जाएगी। ध्यान रखिएगा, नॉर्थ हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली हवा अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में प्रवाहित होने वाली हवा अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। winds changes their direction in right way, और राइट डायरेक्शन में चेंज होगा इन नॉर्थ हेमिस्फीयर, और लेफ्ट डायरेक्शन में चेंज होगा इन साउथ हेमिस्फीयर। ये कौन कहता है? फेरल्स लॉ। फेरल के नियम के अनुसार हवाएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। लिख के भी रख लीजिए, ये भी लिख के रख लीजिए, ठीक। अब पॉइंट यहां पर देखिए कि जैसे हमने दिखाया कि ये कोई हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही है, और अगर ये नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवा अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है। और अगर यही चीज साउथ हेमिस्फीयर हो, और साउथ हेमिस्फीयर में हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जा रही हो, तो ये अपने बाईं ओर मुड़ जाती है। यही कंसेप्ट है ना। फेरल का नियम क्या कहता कि जब भी कोई हवा हाई प्रेशर लो प्रेशर प्रवाहित होगी, उत्तरी गोलार्ध है तो अपने दाहिनी ओर जाएगी,
दक्षिणी गोलार्ध है तो अपने बाईं ओर जाएगी। दोनों कंसेप्ट देखिए यहां पे लगा हुआ है। अब ये भी चीज एक क्वेश्चन आता है, ये आया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी में भी है और कई सीडीएस सीएफ पीएफ इन सब में भी आया हुआ है, ये कि अगर ध्यान दीजिएगा मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूं सारे चीजों को, आप ऐसे खड़े हैं और आपके पीछे की ओर से हवा चल रही है। ध्यान दीजिएगा, आप जनरल में, अब मैं जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे की ओर से हवा चल रही है, तो किस तरफ में हाई प्रेशर है और किस तरफ में लो प्रेशर है? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं पूछा हूं, मैं यहां स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं, मेरे पीछे की तरफ से हवा चल रही है, तो किधर हाई प्रेशर है किधर लो प्रेशर, जरा तेजी से बताइए। राजेश, जगधर, अभिषेक, अद्वैत, किसी को आइडिया है? ये आया हुआ क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस सीएपीएफ एनडीए सब जगहों पे आ चुका है। अगली बारी आपकी एसएससी सीजीएल की भी हो सकती है, सीपीओ की भी हो सकती है, आरओ की भी हो सकती है। हाँ, कोई आइडिया? सिर्फ एक दो पॉइंट नहीं पढ़ना, मैंने पहले ही बोले कि सारे चीजों की जानकारी हम लोग करेंगे। नो आइडिया लग रहा है, किसी बच्चे के कमेंट नहीं आ पा रहे हैं, मैं बताता हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हवा नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऐसे जा रही है, मतलब कि आप भी ऐसे ही जा रहे हैं, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। चीजों को दिमाग लगाना है भाई, चीजों को दिमाग लगाना। जगधर ने लिखा कि पीछे हाई प्रेशर होगा। जगधर, मैंने तो पूछा ही नहीं कि पीछे हाई प्रेशर, मैंने पूछा कि किधर हाई, इधर हाई है, लेफ्ट में हाई है या राइट में हाई है? हमारे यहाँ लो प्रेशर है। अच्छा, जगधर के यहाँ भी लो प्रेशर बना है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, बारिश वारिश करवाओ भाई। सो आप देखिए, आप इसके डायरेक्शन में खड़े हैं और ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, तो हाई प्रेशर किधर की तरफ है? राइट। लो प्रेशर किधर की तरफ है? लेफ्ट। अरे हाँ कि ना, सोचिए। तो ये चीजें आपके सामने में होती है कि अगर आप नॉर्थ हेमिस्फीयर में हैं और हवा आपके बैक की तरफ से चल रही है, तो आपके दाहिनी तरफ में हाई प्रेशर होगा और बाईं तरफ में आपके लो प्रेशर होगा। ये उत्तरी गोलार्ध का कंसेप्ट है और ये है बाइस बेलेट का नियम। लिख के रख लीजिए, बाइस बेलेट के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में जब हवा आपके सर के पीछे से चल रही होती है, तो आपके दाहिनी तरफ में हाई प्रेशर होता है, बाईं तरफ में लो प्रेशर होता है। राइट डाउन कीजिए तेजी से कि जब हवा उत्तरी गोलार्ध में आपके सर के पीछे की तरफ से प्रवाहित हो रही है, तो आपके दाहिनी तरफ में हाई प्रेशर होगा, आपके बाईं तरफ में लो प्रेशर होगा। When winds blows in north hemisphere from your backward sides, its high pressure would be in right hand side and the low pressure in लेफ्ट हैंड साइड। एल से एल मिला के रखिएगा, लेफ्ट में लो प्रेशर, लेफ्ट में लो प्रेशर, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये भी चीज ध्यान में रखिएगा, ये नोट करके मैं आपको अलग से लिखवाया हूं। एक बार फिर से बता दे रहा हूं, बाइस बेलेट के नियम के अनुसार जब हवा आपके पीठ के पीछे की तरफ से चल रही है, फिर सर के पीछे की तरफ से चल रही है, तो इसका हाई प्रेशर राइट हैंड साइड में होगा, लो प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और साउथ हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर में जस्ट अपोजिट, ठीक। सो आइए अब हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। अब देखिए इस फिगर को मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर इसके बाद एक फिगर और आप देखेंगे। ये जो पवन है ये है आपको ट्रेड विंड्स, दैट इज अ सब टाइप्स ऑफ परमानेंट। ट्रेड विंड्स को हम लोग कहते हैं व्यापारिक पवन। अभी इसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं इस प्रकार से हो जाएगी ना, और यहां भी देखिए इस प्रकार की स्थिति हो। सो ये है वेस्टर्लीज विंड्स, this one is westerlies winds and here it is polar winds.
सो ये अगर हम लोग देखें, अब देखिए ये साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ हेमिस्फीयर में हमेशा हवा जो चलेगी लो प्रेशर, ये आपको हाई टू लो चलेगी और लेफ्ट साइड मुड़ जाएगी, ये डायरेक्शन होंगे इसके, ठीक है। और इसमें फिर ये डायरेक्शन हो गया, तो इस प्रकार से हवा चलती है इसमें, देखिए। और इधर की हवा इस प्रकार से चलेगी। ये है आपको पछुआ पवन, पछुआ पवन, और ये है ध्रुवीय पवन। इसको फिगर को बनाइए तेजी से जरा सा, इस फिगर को आप तेजी से बनाएंगे, क्योंकि अब फिर इनके हम लोग हवा के डिटेल्स पे आने वाले हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स हम लोग लिखेंगे और फिर उसके डिटेल्स पे आएंगे। तो ये टॉपिक के बाद अब ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अलग अलग कलर में दिखा देता हूँ। ये दोनों गर्म हवा है, तो ये देखिए इस प्रकार से मैंने दिखाया, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, ठीक। देन आप देखिए ये डायरेक्शन इसका चेंज हुआ और ये भी डायरेक्शन इसका चेंज हुआ। और नीचे वालों को मैं ब्लू से दिखा देता हूँ, वो कोल्ड विंड्स है, कोल्ड विंड्स इस प्रकार से। जब भी कोई हवा नॉर्थ हेमिस्फेयर में हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी, अपने दाहिनी ओर मुड़ जाती है, और अगर ये साउथ हेमिस्फेयर में चलती है तो अपने बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक। अभिषेक ने लिखा सर जी विंड्स के नाम उसकी उत्पत्ति के आधार पर रखते हैं या दिशा के आधार पर? जनरल वे में अगर हम लोग देखें तो ये अभी मैं लिखाऊंगा, व्यापारिक पवन को हम लोग सनमार्गी पवन कहते हैं। ट्रेड विंड्स क्यों कहते हैं? नाम है ट्रेड विंड्स, बट ये है ईस्टर्लीज विंड्स। ईस्टर्लीज क्योंकि ये पूरब से चल रही है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, तो इसको ईस्टर्लीज कहते हैं। ये आपको पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है, वेस्टर्लीज है। और ये पोलर से आ रही है, तो पोलर और कोल्ड विंड्स हम लोग इसको कहते हैं, फ्रिजिड कहते हैं। क्लियर है पॉइंट अभिषेक? इस फिगर को तेजी से बनाइए। अब देखिए इसी में आप ये दिखा रहे हैं, यहां पर आपके सामने में है ट्रेड विंड्स, ये है आपको वेस्टर्लीज, और जो पोलर की तरफ से हवा जो आ रही है ये है आपके लिए पोलर विंड्स, ठंडी पवन। क्लियर है? विषुवतीय निम्न दाब से आप देखिए हवा जो ऊपर उठती है वो सब ट्रॉपिकल पर नीचे जाएगी, और इस प्रकार की संरचना यहां पर बनती है। यही चीज को मैं यहां पर दिखाया हूं आपको, जो आप देख रहे हैं कि ये जो विषुवतीय रेखा जो है, इस भाग में तापमान अधिक है, तो हवा वायु गर्म होके अपलिफ्ट करेगी, एसेंट होगा, ऊपर जाएगी, दो डिवीजन हो जाएंगे, और फिर ये 30 से 35 वाले भाग में नीचे की ओर आएगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर, और चूंकि यहाँ से हवा ऊपर की उठ रही है, यहाँ पर क्या बनेगा? लो प्रेशर। तो इस प्रकार से एक चक्र बनता है, और इसी को मैंने अभी आपको दिखाया था, क्या? हेडली सेल। अभी एक फिगर फिर से दिखा दूंगा, हेडली सेल। और इसके आगे वाला जो हम लोग अगर फिगर देखें, ठीक, इसके आगे वाला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी इधर से हवा आ रही होती है और ऐसी संरचना बनती है, ये हो जाता है आपको फेरल सेल। तो इन हेडली सेल, फेरल सेल की हम लोग चर्चा जो करेंगे वो आपको मैं विंड्स से, जैसे विंड्स का टॉपिक खत्म होगा, साइक्लोन के बाद मैं आपको उसको कराऊंगा। सारे टॉपिक को मैं ऑनलाइन लाइव कराने वाला हूं, बट हाँ ये सारी वीडियोस क्लास के बाद हटा ली जाएंगी। यूट्यूब पर जितने देर क्लास चल रही है उतनी ही देर ये वीडियो चल रही है। क्लियर है? जितने बच्चे देख सकते हैं देख सकते हैं, क्योंकि यही क्लासेस में भी चल रही है ना। आइए मैं आपको नेक्स्ट एक लास्ट इसमें एक फिगर दिखा रहा हूं, देन वी आर मूविंग फॉर द ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, और इन सब की ओर हम लोग चलेंगे। अभी इस पर आने से पहले
ये देखिए जो मैंने आपको ये फिगर दिखाया है सेम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम एक साथ में आप देखिए, जो सेंटर में है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, डोल्ड्रम है, वही ITCZ है। और आप देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जो कि हॉर्स लैटिट्यूड होता है, वहाँ से इक्वेटोरियल लो प्रेशर के बीच में जो हवा चल रही है वही है ट्रेड विंड्स। आपको दिखाया गया है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर से सब पोलर लो प्रेशर के बीच में जो हवा चल रही है, डायरेक्शन देखिए जैसा मैंने दिखाया सेम वही डायरेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है। प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज विंड्स, पछुआ पवन आप देख पा रहे हैं। और आप देखिए हाई प्रेशर और पोलर विंड से ये पोलर जोन से सब पोलर लो प्रेशर के बीच में पोलर ईस्टर्लीज पवन प्रवाहित हो रही है। तो ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको दिखाए वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया गया हुआ है। ये मैं ऑलरेडी आपको बना चुका हूँ, इसी फिगर को देखकर आप बना भी सकते हैं। ठीक है, सो आइए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। एक लास्ट जो यहाँ पर रह रहा है वो जरा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देख लीजिए सभी लोग। वाकर सर्कुलेशन एक अलग से मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। कंसेप्ट सिर्फ समझा दे रहा हूँ कि जैसे हमने सर्कुलेशन की चर्चा किया, फेरल सेल, हेडली सेल, पोलर सेल, एक अलग से सेल लिखवाया था वाकर सर्कुलेशन। तो ये वाकर सर्कुलेशन क्या होता है, तो ये प्रशांत महासागर में आप देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो आप सेल देख रहे हैं ये वाकर सर्कुलेशन है, जो कि प्रशांत महासागर के सेंट्रल के पार्ट और इसके ईस्ट और वेस्ट के पार्ट को लेकर बनाया गया हुआ होता है। थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा, ये वाकर चक्र है। इसी को आप आगे जानेंगे एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन के साथ भी आप जोड़ेंगे। अल नीनो मोडोकी, ला नीना, सबके साथ ये सर्कुलेशन जुड़े। ये एक वायुमंडलीय परिसंचरण है। हवा चाहो कहां पर हवा ऊपर की ओर उठ रही है, कहां पर हवा नीचे की ओर आ रही है, ये होता है एक वाकर सर्कुलेशन, जिसका कि इफेक्ट इंडियन मानसून में आपको देखने को मिलेगा। तो जो मैंने 4 सेल लिखवाए थे, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल एंड वाकर सेल, ये 4 वायुमंडलीय परिसंचरण के सेल आपके सामने में दिए गए हैं। ठीक, और ये वाकर चक्र में जैसा कि आप देखिए कि बीच में सेंटर के भाग में हवा क्या हो रही है, जैसे कि ऊपर की ओर उठती है। ठीक, ऊपर की उठी और ईस्टर्न भाग में जाकर गिरेगी, तो वहां पर देखिए एक थर्मोक्लाइन लेयर दिखाया गया हुआ है। उस भाग में ठंडी हवा, ठंडी सतह होती है। पेरू जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा होती है, जो आप आगे जानेंगे। और फिर वो हवा आगे की ओर मूव करती है। जब मूव करेगी तो आगे इस भाग के जल को बहाकर आगे की ओर ले जाती है। उस कारण से देखिए नीचे में अपवेलिंग दिखाया गया हुआ है। अपवेलिंग प्रोसेस क्यों होता है, आज मैं आपको वो भी चीज अभी दिखाने वाला हूँ ट्रेड विंड्स के साथ में। कैनारिक करंट अभी दिखाऊंगा, थोड़ी देर जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि कई ऐसे कंसेप्ट आपको दिखने वाले हैं जो आप किताब में पढ़ेंगे, कई बार क्लियर नहीं हो पाते, जो आज आप क्लियर करेंगे। तो ये वाकर चक्र है। ईस्टर्न साइड से हवा जब चलती है वेस्टर्न साइड की ओर में, तो ईस्टर्न साइड के जल को बहाकर वेस्टर्न साइड ले जाती। देखिए कि वेस्टर्न साइड में वार्म वाटर का थिकनेस कितना ज्यादा है और ईस्टर्न साइड में वार्म वाटर का थिकनेस कितना कम है। दिख रहा है आपको, क्योंकि सतह के जल को ये वाकर सर्कुलेशन के द्वारा जो हवा नीचे बैठती है, यही यहां पर ट्रेड विंड्स ही होती है। ध्यान रखिए, ट्रेड विंड्स होगी, ईस्टर्लीज पवन होती है यहां पर, और वो इस भाग के जल को बहाकर आगे की ओर ले जाती है। तो वेस्टर्न साइड में ज्यादा वार्म वाटर होगा, ईस्टर्न साइड में कम वार्म वाटर होगा। ये वाटर सर्कुलेशन है जो हम लोग मानसून में करते हैं। क्लियर है? आइए अब जो आपको मैं लेकर चल रहा हूं, डायरेक्ट फिर से एक बार बोर्ड पर लेकर चल रहा हूं, और चीजों को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग इसी में आगे बढ़ेंगे वो रहेगा ट्रेड विंड्स। अब जो हम लोग आ रहे हैं वो है ट्रेड विंड्स। एक हेडिंग कीजिए, ट्रेड विंड्स। टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स, ऊपर जरूर लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स। ठीक है, ये हेडिंग कर लीजिए, टाइप्स ऑफ परमानेंट विंड्स। अस्थाई पवनों के प्रकार पर अब हम लोग चल रहे हैं। अस्थाई पवनों के प्रकार, ये फिगर आप बना चुके हैं। इन्हीं सब पॉइंट्स को अब मैं लिखवाऊंगा। देखिए पहला पॉइंट होगा
ट्रेड विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन बाय सनमार्गी विंड्स। ट्रेड विंड्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? सनमार्गी पवन कहते हैं, और इसी को हम लोग ईस्टर्लीज विंड्स भी कहते हैं। पहला पॉइंट तो यही रहेगा, ईस्टर्लीज पवन भी कहते हैं। इसको राइट डाउन कीजिए, ये है आपका व्यापारिक पवन। कंफ्यूज मत होइएगा, व्यापारिक को कई बार ऐसे भी लिखकर आ जाता है ट्रेड विंड। मतलब हिंदी में बच्चों को परेशान करने के लिए कोई भी एग्जाम हो वो तैयार होता है, ठीक है। यूपीएससी वगैरह में जाएंगे, अभी आपको 4 तारीख इसी संडे को एग्जाम होने वाले हैं। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो अभी इस बार अपियर कर रहे हैं और दिन रात उन्होंने लगाया हुआ है पढ़ने में। बहुत ही पॉजिटिव है सभी, बातचीत है सबसे, मैं जा नहीं पा रहा हूँ सिर्फ मिलने। बाकी मेहनत सभी कर रहे हैं, रेगुलर गाइडलाइंस में हैं, और उम्मीद है कि इस बार बहुत ही बेहतर सब रिजल्ट देने वाले हैं। पहला पॉइंट इसके बारे में कि व्यापारिक पवन को सनमार्गी पवन या ईस्टर्लीज पवन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट इसके बारे में होगा, इट ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवार्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हिंदी रहेगा, ये पवन उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। ये दूसरा पॉइंट है, ठीक। बिल्कुल अभिषेक सही लिखे आपने कि 30 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में, बिल्कुल सही। अगर मान लीजिए कि कभी ऐसा ना आए तो अपने नॉलेज को और इनहेंस हमें करना है। वो कैसे, देखिए, तो यहां पर आप कर सकते हैं कि जो ट्रेड विंड्स है ये आपको ट्रॉपिकल जोन में बेसिकली प्रवाहित होती है। क्वेश्चंस को देखिए, पकड़िए, हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। ट्रेड विंड्स जो है ये आपको ट्रॉपिकल जोन में प्रवाहित होती है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक। देन उस यहां से ही बन सकते हैं, और ये आया हुआ, ये जब भी आप यूपीएससी लेवल के किसी भी एग्जाम में जाएंगे, चाहे वो सीडीएस हो, सीएपीएफ हो या एनडीए हो, इनमें ये क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कि यह किन प्रेशर बेल्ट्स के मध्य प्रवाहित होती है। सो इट ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टुवर्ड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये पवन उपोष्ण उच्च दाब पेटी से विषुवतीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। डायरेक्शन क्या होगा इसका? नेक्स्ट वन इज द डायरेक्शन। अभी आपने फिगर बनाया था और इस प्रकार की स्थिति थी, अभी अभिषेक ने लिखा भी, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? ये आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर है, ये आपका साउथ हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर देखिए ईस्टर्लीज है, नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा तो नॉर्थ ईस्ट से आएगी, साउथ हेमिस्फीयर होगा तो साउथ ईस्ट से आएगी। क्लियर है? क्वेश्चन को समझिएगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। नॉर्थ हेमिस्फीयर है, नॉर्थ ईस्ट से आएगी, साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ ईस्ट से आएगी, लेकिन ईस्टर्लीज ही रहेगी। सो डायरेक्शन आप दिखाएंगे, नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, साउथ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। दिशा दिखाइए, इसकी दिशा जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट और साउथ हेमिस्फीयर में साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब आइए एक कंसेप्ट पर जो मैं अभी आपसे चर्चा करने जा रहा हूं, विंड्स का ही कंसेप्ट। क्या क्वेश्चन ट्रेड विंड से और बन सकता है?
जरा सा बताइएगा, क्वेश्चन है आप सब लोगों से कि किसी भी महाद्वीप के ये कॉन्टिनेंट है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, वेस्टर्न साइड में, इस भाग में आपको पाया जाता है डेजर्ट, और यहां पर होती है ठंडी जलधारा, कोल्ड करंट। ऐसा क्यों? तेजी से बताइए जरा सा, ऐसा क्यों? किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में ही मरुस्थल पाए जाते हैं, पूर्वी भाग में नहीं। गर्म डेजर्ट की बात कर रहे हैं, हॉट डेजर्ट की हम बात कर रहे हैं, कोल्ड डेजर्ट की नहीं। ठीक, फिर से एक बार पूछ रहा हूं, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भागों में ही डेजर्ट मिलते हैं और पश्चिमी भागों में ही आप ठंडी जलधारा मिलती है, क्यों? दो चार लाइन तो कहीं से भी पढ़ लेते हैं, पढ़ सकते हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक, शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, क्योंकि ये क्लास आपकी जानकारी में एक बार फिर से बता दूं, ये लाइव टेलीकास्ट है, इसका रिपीट टेलीकास्ट आप बाद में नहीं देख पाएंगे। तो जो भी बच्चा इसे मिस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पर बैच परचेज करके ही फिर दोबारा देख पाएगा, अदरवाइज ये फ्री क्लासेज है, आप सब लोग यूट्यूब पर फ्री देख सकते हैं। आइए, अभिषेक, उम्मीद थी कि आप जवाब देंगे कि सर ईस्टर्न विंड्स की वजह से ऊपर का पानी उस तरफ चला जाता है। नो इशू, आइए मैं आपको अब दिखाता हूं। फुल कंसेप्ट लीजिए, देखिए कंसेप्ट का जमाना है, एंड माई क्लासेस टोटली फोकस ऑन अ कंसेप्ट क्लैरिटी बेस्ड क्लासेस। फैक्चुअल तो बहुत सारे जगहों पे लोग पढ़ाई देते हैं, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। देखिए कंसेप्ट क्या कहता है, ये है कोई महाद्वीप, ठीक, ये एक महाद्वीप है, क्लियर है पॉइंट, और इधर महासागर, महाद्वीप मतलब है कि ये ओशियन का भाग है, और इधर भी क्या है तो ओशियन है, क्लियर है। पॉइंट यहां पर ये होता है कि जब ये हवा आ रही है ट्रेड विंड्स, देखिए ये हवा आ रही है ट्रेड विंड्स, इट कैरीज अ मॉइस्चर, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इट कैरीज अ मॉइस्चर, ये अपने साथ नमी की मात्रा को लेकर आ रही है, बिकॉज इट इज गोइंग एबव द ओशियन सरफेस। जब ये हवा महासागर के ऊपर से होकर गुजरेगी तो क्या कलेक्ट कर लेगी, इट विल कलेक्ट अ मॉइस्चर, ये नमी को धारण कर लेगी, हवा में नमी धारण हो जाए, क्योंकि हवा, वायु जब इसके ऊपर से होकर फ्रिक्शन करेगी हवा, क्लियर है, तो गर्म जल है, सरफेस भी इसका गर्म है, वेपोराइजेशन होगा और नमी की मात्रा उसमें धारण करते चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर वेपर ऊपर की ओर उठेगा। अब देखिए ट्रेड विंड्स है, ये महाद्वीप के ईस्ट साइड में आई, ये है वेस्ट साइड, जैसे ही ईस्ट साइड में आएगी इसकी तुलना में यहां पर टेम्परेचर होगा रिलेटिवली कम, इस भाग में टेम्परेचर होगा हाई, क्योंकि आपकी जानकारी में है कि महासागर और जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं, बट जो लैंड एरिया है वो बहुत तेजी से गर्म होता है, क्योंकि ये ओपेक बॉडी है, यहां पर आते ही ये हवा ऊपर की ओर क्या होगी, उठेगी, और ये हवा ऊपर की ओर उठेगी, इस भाग में क्या बनेंगे, बादल, और फिर क्या होगी, बारिश, फिर क्या होगी तो बारिश। देखिए इस पूरे भाग में वर्षा हो रही है, रेनफॉल, दैट मीन्स कि किसी भी महाद्वीप की बात करें और अगर वो ट्रॉपिकल रीजन में है, हम लोग ध्यान दीजिएगा चर्चा किसकी कर रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन की, हाँ, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने ईस्टर्लीज पवन की बात करनी, उष्ण कटिबंधीय हम लोग क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में
किसी भी महाद्वीप के पूर्वी भागों में बारिश हो रही है, क्योंकि ये जो व्यापारिक पवन आएगी अपने साथ मॉइस्चर को लेके आएगी, हवा ऊपर उठेगी, बादल बनेंगे और फिर क्या होगी, तो बारिश। बट ये जब आगे की ओर मूव करेगा, ये जब हवा आगे की ओर मूव करेगी तो इसकी नमी की मात्रा क्या होते जाएगी, कम। इसमें प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर विल बी रिड्यूस ग्रेजुअली। ये धीरे धीरे यहां पर हम लोग देखेंगे कि मॉइस्चर की मात्रा होगी कम। इस भाग में पार्टिकुलर देखिए एक पॉइंट, यहां पर हवा नीचे की ओर उतर रही होती है, ये ठंडी हवा नीचे की ओर उतर रही होती है, ओशनिक पार्ट है। ये हवा जैसे ही इस भाग से आएगी, ये गर्म हवा है, इसमें नमी की मात्रा भी कम हो चुकी है, ये भी नीचे की ओर उतरना शुरू हो जाएगी। नीचे की ओर उतरेगी तो कैसा प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर। ध्यान दीजिएगा जरा सा, यहां भी हाई प्रेशर बना हुआ है, यहां भी हाई प्रेशर बना है। इट जस्ट बिकॉज ऑफ सबसिडेंस ऑफ एयर, सबसिडेंस ऑफ एयर। अब आप कहेंगे कि यहां पर हवा नीचे ही क्यों आ रही है, क्योंकि यहां भी हवा नीचे उतर रही है। तो जो भी ये हवा आई यहां इस पार्टिकुलर विशेष भाग में, यहां पर देखिए होता क्या है, रेडियस हो जाता है कम। इस पार्टिकुलर एरिया जो 20 से 30 डिग्री 35 डिग्री की ओर हम लोग अगर चले जाए किसी महाद्वीप में, उसकी चर्चा खैर प्रेशर बेल्ट में हम लोग करेंगे। तो ये हवा जो नीचे आ रही है ये हाई प्रेशर का जोन बनाएगी, सबसिडेंस ऑफ एयर है। जब भी कोई वायु नीचे की ओर आती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वायु नीचे की ओर आती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, देखिए इतने ह्यूज वॉल्यूम से जब हवा इतने छोटे से वॉल्यूम में आएगी, इतने ह्यूज वॉल्यूम से जब हवा इतने छोटे से वॉल्यूम में आएगी तो आपसी एयर मॉलिक्यूल्स का क्या कोलिजन होगा, टकराएंगे। और जब भी फ्रिक्शन होते हैं, कोलिजन होते हैं तो तापमान बढ़ जाता है। तो हवा नीचे आती है तो तापमान बढ़ता है, और अगर यही चीज हवा अगर ऊपर उठ जाए, कंसेप्ट बता दे रहा हूं अगर जानकारी में ना हो किसी को, अभी हवा फैल रही है, तो जब भी कोई वस्तु फैलती है तो तापमान घटता है, और सिकुड़ती है तो तापमान बढ़ता है। जस्ट रब योर हैंड और ऐसे आप फोर्स लगा के देखिए, आपको यहां पर हीट फील होगा। बी अप्लाइड ऑलवेज, ठीक है। तो हमने देखा कि यहां पर इतने ह्यूज वॉल्यूम से हवा नीचे आएगी, हाई प्रेशर बनेगा, और हाई प्रेशर के क्षेत्र में वर्षा होती है, नो, वर्षा नहीं होगी। अब वर्षा नहीं होगी तो यहां पर क्या बनेगा, रेगिस्तान, यहां पर डेजर्ट फॉर्म कर जाएगा। क्लियर है पॉइंट। ये जो वायु नीचे की ओर डिसेंट वे में दिखाया गया हुआ है, सबसिडेंस हो रहा है, वायु का अवतलन हो रहा है। जब भी वायु का अवतलन होता है तापमान बढ़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी पूरी तरह से समाप्त हो जाती। सो किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भाग में बारिश नहीं होगी, क्योंकि वहां पर हाई प्रेशर का जोन है। दूसरा चीज एक और देखिए, यहां हाई प्रेशर, यहां हाई प्रेशर। यहां पर हाई प्रेशर क्यों हुआ, अब मैं आपको इसकी चर्चा कर रहा हूं। ये जो हवा नीचे की ओर जो आई, इसके दो डिवीजन होंगे, एक इस प्रकार से जाएगी और दूसरी आप देखिए इधर की ओर जा रही है। तो ये जो हवा जो आगे की ओर मूव कर रही है, वो इस भाग के जल को, ध्यान दीजिएगा, ऊपर का जो थोड़ा बहुत जो गर्म जल होगा, ठीक है, इस भाग में आपने दिखाया कि ऊपर का जो गर्म जल है इसको बहाकर क्या कर रही है, आगे की ओर ले जा रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन। ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण के द्वारा हवा जब इस सरफेस से होकर प्रवाहित होगी तो इस भाग के जल को बहाकर आगे ले जाएगी। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया है, जल को बहाकर आगे ले जाएगी। कौन, हवा। और जल को बहाकर जब आगे ले गई तो निचले भाग में तापमान होता है कम, निचले भाग में तापमान होता है कम। इस भाग में ओशियन टेम्परेचर जो है ये कम है। ऊपर के वायु ही तो हवा, ये जलीय भाग ही तो गर्म होगा। तो नीचे से जल
ऊपर की ओर आना शुरू हो जाएगा। इस भाग का जल जब आगे बढ़ गया तो नीचे से जल जब ऊपर की ओर आता है, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं अपवेलिंग, उत्स्रवण। ध्यान दीजिएगा, जब निचले भाग में सागरीय महासागर के नीचे के भाग का जल जब ऊपर की ओर मूव करना शुरू कर देता है, यह प्रक्रिया कहलाती है आपको अपवेलिंग, उत्स्रवण हम लोग इसको कहते हैं। तो अब इस भाग में कैसा जल हो जाएगा? ठंडा। डेट मीन्स कि इस भाग में यहां पर मैं नीचे दिखा रहा हूं, यहां पर एक कोल्ड करंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, एक ठंडी जलधारा का निर्माण हो जाएगा। और जब सरफेस पर ठंडी जलधारा हो तो सरफेस से लगी वायु भी क्या हो जाएगी? ठंडी। और वायु ठंडी होकर नीचे की ओर बैठेगी तो कैसा प्रेशर होगा? हाई प्रेशर। क्लियर है पॉइंट? ये जो मैंने आपको अभी कंसेप्ट दिया है कि किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी भागों में ही रेगिस्तान और मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, कि क्योंकि पहला पॉइंट देखिए, अब यूपीएससी लेवल पर जब आप जाएंगे तो इन सारे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है अगर आप सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ, आरओ इन सब की ओर एग्जाम देना चाहते हैं। दिस क्लास इज नॉट टोटली ओरिएंटेड फॉर द एसएससी लेवल। एसएससी का तो कोई लेवल ही नहीं होता। मैं तो कहता हूँ एसएससी से जीएस को हटा ही देना चाहिए, बेकार का रखा हुआ है, कोई फायदा नहीं। ठीक, अब यहां पर पॉइंट ये है कि जब भी कोई हवा, यहां देखिए इस भाग में बारिश करके जैसे जैसे नमी की मात्रा कम हुई वो नीचे की ओर आया। अब नीचे की ओर आएगा, अब ध्यान दिएगा थोड़ा सा यहां पर, ठीक है, इस पार्टिकुलर भाग में हाई प्रेशर का जोन बना, वेस्टर्न साइड है ये, ठीक। और इस भाग में अगर हम लोग देखें तो हाई प्रेशर का जोन बना हुआ है। हाई प्रेशर के जोन बनने से तापमान बढ़ जाता है, वर्षा नहीं होती है, रेगिस्तान का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? अब पॉइंट देखिए यहां पर दूसरी चीज कि यहां हाई प्रेशर, साथ साथ महासागरीय भाग में भी हाई प्रेशर, क्योंकि यहां भी हवा नीचे की ओर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो हवा नीचे आई इसके दो डिवीजन होते हैं, एक लैंड एरिया की ओर, एक ओशियन की ओर। तो ये जो बहने वाली हवा है वो इस भाग के जल को फ्रिक्शन के कारण आगे की ओर बहा कर ले जाएगी। जब इस भाग का जल आगे बहकर चला जाएगा तो नीचे से जल ऊपर की ओर आएगा और उस भाग में ठंडी जलधारा पाई जाएगी। बिल्कुल अभिषेक, मानसून वाले में उन कंसेप्ट को भी हम लोग देखेंगे बेहतरीन तरीके से। क्लियर है पॉइंट्स? अब इसके आगे हम लोग वेस्टर्लीज विंड्स की ओर मूव करते हैं। इसको बना के रख लीजिएगा, ठीक है, इस पूरे फिगर को। अब जो हम लोग आ रहे हैं वो वेस्टर्लीज विंड्स की ओर आएंगे। अभी हमने व्यापारिक पवन को देखा था, एक्चुअली मैं बताया तो कि मुझे डेली बेसिस पर कई मैसेजेस आते हैं कि सर कहाँ पढ़ा रहे हो, बच्चा को पता ही नहीं पढ़ा। सबसे पहली बात तो ये, ठीक, करने के लिए मैं कई, मुझे जगह से अभी ऑफर थे, चाहे वो अन अकेडमी हो, कहीं भी हो, कि सर ज्वाइन कर लो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू ज्वाइन अन अकेडमी। कोई भी पढ़ा सकता है वहाँ पर, और मुझे इतने गलत पढ़ाते हुए लोग वहाँ पर दिखते हैं कि उन लोगों के साथ पढ़ाना, मुझे लगता है बेकार में पढ़ाना छोड़ सकता हूँ, लेकिन उन लोगों के साथ पढ़ाऊँगा तो नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। कई टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं पता ही नहीं चलता है कि उसको पढ़ने की ज़रूरत है या पढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक। पैसे के लिए लोगों ने व्यापार बना दिया है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने पढ़ने की ज़रूरत है तो पढ़ा रहे हैं, ये स्थिति। और उनके नाम बने हुए हैं, ऐसे कई लोगों में दिखा सकता हूँ, अन अकेडमी, वाईफाई, कई जगहों पे। देखिए आते हैं वेस्टर्लीज, नेक्स्ट वन इज वेस्टर्लीज विंड्स। ये सेकेंड टाइप्स है, हिंदी इसका रहेगा पछुआ पवन। हाँ, नाम ही है वेस्टर्लीज, तो पछुआ पवन, पश्चिम की ओर से प्रवाहित होने वाले, ठीक।
ये पवन कैसे कैसे प्रवाहित होगी, ये देखिए। सो इट ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ठीक, पहला पॉइंट तो ये रहेगा। पछुआ पवन उपोष्ण उच्च दाब पेटी से, पछुआ पवन उपोष्ण उच्च दाब पेटी से उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी की ओर प्रवाहित होती है। ये जो पवन है इसकी डायरेक्शन देखिए। आज इसके भी एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट आप सब लोगों को दिखाऊंगा। देखिए, कोशिश हमेशा कुछ अच्छा पढ़ने की करनी चाहिए। एक टॉप मैं हमेशा ये अभी जो क्लासेस जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारी क्लासेस मेरे ज्योग्राफी स्पेशल बैच में चल रही हैं और अपडेटेड मैटर दे रहा हूँ। अभी आपको आगे जैसे जैसे करंट रिलेटेड टॉपिक होंगे सब अपडेटेड मिलते जाएंगे। सो डायरेक्शन को देखते हैं यहाँ पर। इन नॉर्थ हेमिस्फेयर साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, जस्ट अपोजिट टू ट्रेड विंड्स, ध्यान में रखिएगा। इन साउथ हेमिस्फेयर नॉर्थ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, ये पॉइंट हुआ। अब एक कंसेप्ट देखिए कि जितने भी हम लोग अगर बात करते हैं साउथ हेमिस्फेयर की और ये रहा नॉर्थ हेमिस्फेयर। सो नॉर्थ हेमिस्फेयर में लैंड एरिया आपको 40% होता है, वाटर और ओशियन बॉडी 60% होता है। बट साउथ हेमिस्फेयर में लैंड एरिया ओनली 20% है और वाटर बॉडी 80% है। यू कैन सी कि ये जो अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और इस भाग में साउथ अमेरिका का हम लोग भाग दिखाते हैं मैक्सिमम 50 डिग्री तक इस भाग में, ठीक है। इन सब के अलावा कुछ भाग ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है तो ओशियन है, ठीक है। सारे के सारे भाग जो है सिर्फ और सिर्फ ओशियनिक पार्ट है, ठीक है। इस प्रकार से 40 डिग्री अगर हम लोग एक पॉइंट दिखा दे कि 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद इस भाग में जल ही जल है। देयर इज अ वास्ट एक्सपेंशन ऑफ ओशियन, देयर इज अ वास्ट एक्सपेंशन ऑफ ओशियन, ठीक। तो इस भाग में जब जल ही जल होगा, लैंड और ओशियन का एक प्रकार से हम लोग देखें, बिल्कुल सही, लैंड और ओशियन का अगर हम लोग देखें वेरिएशन बहुत ज़्यादा ना हो, एक प्रकार का सरफेस हो, तो वहाँ पर हवा की गति क्या होगी, अधिक होगी, क्योंकि ओशियनिक भागों में एक समान दशा पाई जाती है। सो हवा रेगुलर बेसिस पर उसमें मॉइस्चर की मात्रा बढ़ते जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन से एनर्जी मिलती जाएगी और उसकी गति यहाँ पर क्या होगी, अच्छी खासी हो जाएगी। सो उसी को पॉइंट में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप लिखेंगे कि वेस्टर्लीज विंड is known by a special name in southern hemisphere। दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को कुछ विशेष नामों से जाना जाता है ड्यू टू वास्ट एक्सपेंशन ऑफ ओशियन, क्योंकि महासागरों की अधिकता पाई जाती है। ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। 40 डिग्री के बाद दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों को कुछ विशेष नामों से जाना जाता है क्योंकि महासागरों की अधिकता पाई जाती है। क्या नाम है वो मैं अब आपको दिखाता हूं यहां पर, ठीक। क्या नाम है वो आप देखेंगे, ठीक। प्रियंका जी ने लिखा पीसीएस का कितना फी है। मैम पहले तो आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए और चीज़ें समझ में आनी चाहिए। पीसीएस देखिए बहुत ज़्यादा कोई लेवल नहीं होता और आराम से आप क्लियर कर सकते हैं। जितना भी मैं पढ़ाता हूँ, एक भी क्वेश्चन मुझे खुद उम्मीद है
पढ़ने के बाद आपको उम्मीद होगी कि कुछ क्वेश्चन बाहर उबर नहीं जा रहा है, आप आराम से घटना चक्र के सारे क्वेश्चन उठा के बना जाइए, सब बन जाएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप बना सकते हैं, कंसेप्ट पर जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, सो इस कारण से हम लोग देखें तो दक्षिणी गोलार्ध में इन पवनों को कुछ विशिष्ट नामों से जाना जाता है। अब क्या नाम है उसको आपको दिखाता हूं, क्या नाम है जरा उसको देखिए। एट 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर इस पवन को हम लोग कहते हैं रोरिंग फोर्टीज, रोरिंग फोर्टीज, गरजती चालीसा, रोरिंग फोर्टीज गरजती चालीसा, 40 डिग्री पर चालीसा। अभी भी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ चालीसा मत कीजिएगा, हनुमान चालीसा नहीं है। और अगर आप सब लोग को याद ना हो तो याद जरूर करके रखिए। अपनी सभ्यता संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास आप ही को करना होगा, वरना पश्चिमी सभ्यताओं से अभिभूत होकर आप उन्हीं को फॉलो करते करते अपनी ही संस्कृति का ह्रास कर रहे हैं। ये अब आपके पूर्वज नहीं, ये आपकी गलती होगी, क्योंकि समय ऐसा बदल रहा है कि लोग पश्चिमी सभ्यता से ही अभिभूत हो रहे हैं। सिर्फ 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर इसको हम लोग कहते हैं फ्यूरियस 50s, बिल्कुल सही, अभी लिखा भी था अभिषेक ने। इसको हम लोग कहते हैं प्रचंड 50। और एट 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर हम लोग इसको कहते हैं स्ट्राइकिंग 60s, स्ट्राइकिंग 60s, चीखती 60। जैसे जैसे आप और साउथ पोल की ओर जा रहे हैं, आप देखिए 40 डिग्री से 50, 50 से 60 डिग्री की ओर आप आ गए हैं। जैसे इसको याद कैसे करेंगे, जैसे शेर पहले गरजता है, फिर उसकी प्रचंड आवाज होती है, फिर वो बाकी लोग चीखेंगे। शेर को देखते ही चीखना तो शुरू नहीं करते, शेर बहुत ही प्यारा जानवर होता है। आप सब लोग चाहते हैं कि आप, और अपने घर में कई बच्चे तो शेर ही कहलाते हैं, हमारा बच्चा शेर है, बहुत ही प्यारा होता है, जब तक कि आप उसको छेड़े नहीं। तो शेर पहले गरजता है, फिर प्रचंड आवाज होती है, फिर तो लोग चीखेंगे, पहले ही चीखना शुरू कर दोगे। देखा नहीं शेर को जू में, ऐसा तो है नहीं कि बांध के घर में रख लोगे, ये स्थिति हो नहीं सकती, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट बना हुआ है। ठीक, ये भी लिख के रखिए। इन तीनों में भी मैक्सिमम स्पीड किसकी होगी? चीख। क्या आपने हवा की आवाज सुनी? आंधी तूफान में हवा की आवाज होती है, काट करके जो विंड शेयर करेगा, वायु कर्तन करेगा, उससे आवाज जनरेट होती है। ठीक है, सो ये हमने दिखाया अभी वेस्टर्लीज विंड्स। इसी में एक पॉइंट मैं और ऐड कर रहा हूं जो अब तक आपने नहीं देखा होगा, अब आप देखने जा रहे हैं। देखिए, वेस्टर्लीज विंड्स में ही मैं आपको एक कंसेप्ट दिखा रहा हूं। होता क्या है, देखिए, आप जानते हैं कि ये 30 डिग्री है, ये 35 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। हाँ, जब, और ये हम लोग रख लेते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। जब सूर्य दक्षिणायन होगा, ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य दक्षिणायन होगा, साउथ वार्ड्स होगा, साउथ वार्ड्स को हम लोग कहते हैं दक्षिणायन। यहां तक आप देख पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, साउथ वार्ड्स दक्षिणायन। तो सूर्य दक्षिण जाएगा, ये जो प्रेशर बेल्ट जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रेशर बेल्ट जो है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएगा, ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब इस भाग में आपके सामने में है भूमध्य सागर, इस भाग में आपके सामने में है भूमध्य सागर। क्लियर है? आपका इंग्लिश क्या हो जाता है भूमध्य सागर का? मैं इधर लिख देता हूं, मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी। सो
जब सूर्य साउथ वार्ड जाएगा तो इनमें सीजन कौन सा आ जाएगा? विंटर। अभी देखिए जो हवा प्रवाहित हो रही थी वो ऐसे प्रवाहित हो रही थी 30 से 35 के बीच में। जब ये सूर्य दक्षिणायन जाएगा तो ये जो प्रेशर बेल्ट है ये भी नीचे की ओर खिसक जाएंगे। द शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट विल ऑल्सो अकर्स। ठीक, अब जब प्रेशर बेल्ट नीचे आएगा तो ये हवा जो पहले ऊपर प्रवाहित हो रही थी अब यहां से होकर प्रवाहित होंगी। अरे हाँ कि नहीं? हाँ। और ये पूरे भूमध्य सागर के क्षेत्र में क्या होगा? शीतकाल में वर्षा होगी, क्योंकि अब यहां पर विंटर सीजन आ चुका है, क्योंकि सूर्य दक्षिणायन हो चुका है। सीजन पहले ही मैं लिख दिया है, विंटर सीजन आ गया है। तो शीतकाल में वर्षा जो होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, इसे हम लोग CS जलवायु कहते हैं, और यही कहलाता है भूमध्य सागरीय जलवायु, जिसमें शीतकाल में वर्षा होती है, ग्रीष्मकाल शुष्क होता है, समर ड्राई होगा। एस का मतलब है समर ड्राई। ये कोपेन का एक क्लासिफिकेशन में आपको बता रहा हूं कि CS जलवायु जो कभी पूछी जाए तो CS जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु होती है, जिसमें मेन पॉइंट क्या है कि इसमें शीतकाल में वर्षा होती है। क्यों हो रही है? इन्हीं पछुआ पवनों के कारण होती है। पछुआ पवनों के द्वारा यहां पर शीतकाल में वर्षा होती है पूरे भूमध्य सागर के क्षेत्र में, मेडिटेरियन सी के एरियाज में। अब यहां पर अगर आप देखें, ठीक है, रेड शिफ्ट अलग से हम लोग चर्चा करेंगे अभिषेक, यहां पर नहीं, वो बिल्कुल सेपरेट है ना। तो ध्यान इस फिगर को ही बना के रखिएगा कि ये 60 से 65 का प्रेशर बेल्ट है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस बेल्ट विल शिफ्ट व्हेन सन मूविंग साउथवर्ड्स। जब सूर्य दक्षिण की ओर जाता है, इक्वेटर लाइन से दक्षिण चला जाएगा, तो ये प्रेशर बेल्ट भी नीचे की ओर शिफ्ट कर जाएंगे। और ऐसे में अब ये पछुआ हवा जो पहले ऊपर प्रवाहित हो रही थी अब नीचे से प्रवाहित होंगी। नाउ इट इज ब्लोइंग एबव द मेडिटेरेनियन सी, और इस पूरे रीजन में शीतकाल में वर्षा होती है, और इस जलवायु को हम लोग CS जलवायु कहते हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। S का मतलब होता है समर। सी तो उपोष्ण के संदर्भ में हम लोग लेते ही हैं, ठीक है। S मतलब समर। अब एक क्वेश्चन यहां से और बनता है, मैं आप लोगों को बता दूं अगर, कि इनमें से किन किन स्थानों पर CS जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम हो उनमें आने के चांसेस रहते ही हैं। विश्व के स्थान, वर्ल्ड प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड हम लोग यहां पर बात करेंगे, जिन स्थानों पर CS क्लाइमेट पाया जाता है। CS क्लाइमेट। अब जैसे इसमें हम लोग अगर चर्चा करें तो आंसर आपके सामने में, एक तो मेडिटेरेनियन सी हो गया, मेडिटेरेनियन सी, और इनमें वर्षा किसके कारण हो रही है? पछुआ पवन के द्वारा, इसलिए मैंने यहीं पर इसको दिखा दिया है, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी, कैलिफोर्निया USA वाला रीजन, क्लियर है। देन केप टाउन साउथ अफ्रीका, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका केप टाउन वाला। देन आप दिखाएंगे मिडिल चिली, मध्य चिली हिंदी रहेगा इसका। देन आप दिखाइए साउथ एंड साउथ वेस्ट पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे आप नाम सुने ना, पर्थ, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया वाले, इन सब में आपको बारिश होगी। सो ये CS जलवायु आप लिख के रख लीजिए। मेडिटेरेनियन सी का एरियाज तो पूरा ही हो जाएगा। देन अगर देखें तो यहाँ पर और आ रहा है आपके सामने में मिडिल चिली, कैलिफोर्निया USA। देन आप देख रहे हैं कि साउथ एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया,
जो कि पर्थ और एडिलेड का भाग होता है। क्लियर है पॉइंट सबको यहां तक? ये भी लिख के रख लीजिए, CS जलवायु पछुआ पवन से ही जुड़ा हुआ। पछुआ पवनों के द्वारा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में शीतकाल में वर्षा होती है, और ये जितने भी स्थान मैंने देखे हैं इन सारे भागों में शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक, नेक्स्ट जो हम लोग आ रहे हैं पोलर विंड्स की ओर मूव करेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको अभी परमानेंट विंड्स के ही चल रहे हैं अभी तक। थोड़ा सा लेवल मैंने पहले ही बोला कि एक अच्छा आपको कंसेप्ट मैं दे रहा हूं इन क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है। कोई बुक्स भी नहीं पढ़ेंगे तब भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज पोलर विंड्स, कोल्ड विंड्स, फ्रीजिड विंड्स, यही आपका ब्लिजार्ड भी एक तरह से हम लोग बाद में देख लेते हैं। बेसिकली आइए पोलर विंड्स की हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हिंदी रहेगा ध्रुवीय पवन और ठंडी पवन। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ होंगी? अच्छा हाँ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोलर ईस्टर्लीज भी कहते हैं। यही पवन आपकी ध्रुवीय ईस्टर्लीज पवन है। ठीक है, ध्रुवीय ईस्टर्लीज पवन है। और एक पॉइंट लिख लीजिए इसके बारे में, इट ब्लोज फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। इसके अगर हम लोग डायरेक्शन को देखें, एज इट इज ट्रेड विंड्स, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, एज लाइक ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों के समान। ठीक है, एज लाइक ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनों के समान दिखा देंगे यहां पर। क्लियर है? ओहो 11-15 हो भी गए हैं। चलिए कोई नहीं, तो आज नहीं तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट कल हम लोग सीजनल विंड्स और कोल्ड ये आपको लोकल विंड्स को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी भी उसमें टाइम लगेगा, तो कल उसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और कल कुछ और टॉपिक हम लोग आगे लेकर चलेंगे। कुछ छोटा टॉपिक और भी आपको साथ में करा दूंगा 1-1.5 घंटे में ही। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये जो सारी क्लासेज है मेरी एप्लीकेशन पर ज्योग्राफी स्पेशल बैच और जीएस स्पेशल बैच दोनों में चल रही है। जीएस स्पेशल एंड ज्योग्राफी स्पेशल दोनों में ही चल रही है, जिसकी फी अगर ज्योग्राफी स्पेशल की हम लोग देखें तो अभी आपको 399 रुपीज़ ही दिया गया हुआ है बस, जिसमें आप अच्छा खासा स्टेट पीसीएस प्री हो, ठीक है, प्रीलिम्स हो या फिर सीडीएस हो, एनडीए हो, सीएपीएफ हो, और इसके साथ साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी के थ्रू होते हो उन सब की तैयारी एक अच्छे लेवल पे आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत जल्द जीएस स्पेशल के अदर सब्जेक्ट के आपको डेमो अवेलेबल मैं करवा रहा हूं, जो कि उपेंद्र सर के द्वारा होगा, विकास सर के साथ होगा, अनुराग सर के साथ में होगा, तो वो सारे आपको टॉपिक आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, सो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग। कल भी 9:30 ही आऊँगा मैं, तो कल सुबह 9:30 मॉर्निंग में आप लोगों से मुलाकात होगी विंड्स पार्ट 2 के साथ में। विंड्स के टॉपिक ख़त्म करेंगे, कुछ चीज़ों को और हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।